वो पेड़ पे चढ़ के बंदा कंटेंट देखता था, सीखता था कि बिजनेस कैसे करना है। आज वो अपना बिजनेस चला रहा है। एंटरप्रेन्योर को तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आपको वो तैयार रहना, वरना मत घुस। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक नेसेसिटी है कि अगर आप जॉब में हैं, आप अपना कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, सबकी अलग अलग तरीकों की हो सकती है, पर ये ज़रूरत है। देखो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। सिर्फ कैपिटल अगर है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। सर रतन टाटा जो थे, उनका पर्सनल ब्रांड ही ट्रस्ट था। मतलब टाटा मीन्स ट्रस्ट। उनको भी काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा, इनफैक्ट उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी है। तो 2 ही नाम थे जो लोग बहुत सुनते थे, और उन्होंने एक क्रेज शुरू की उस टाइम पे, और उन्होंने पूरा ही मतलब मार्केट बदल दिया। तो मैंने अपनी जो डिजिटल जर्नी थी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ शुरू की थी। तब वो जब मैंने उनको ज्वाइन किया था, आई थिंक वो अबाउट पे थे। अगर आप शुरू करना चाहते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप ये सोच के मत रुको यार कि मैं लेट तो नहीं हूँ। देखो क्या था, 20 मिलियन के साथ काम तो किया था, पर वो 20 मिलियन में मेरा नाम नहीं था। मेरा सिर्फ काम था। आपका अपना स्टाइल और आपके गेस्ट का कंटेंट। हम किसी को ऐसे चढ़ा देते हैं लाइफ में कि यार उसके वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। नया पॉडकास्ट अगर किसी को शुरू करना है, पॉडकास्ट चैनल, वो सस्ता नहीं होता है। मैं ये जरूर बता दूं, अगर आपको लगे कि मैं पॉडकास्टिंग ऐसे ही शुरू कर दूं तो वो नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ना लोगों का प्यार और नफरत जो है उसका कोई दीन निमान नहीं है। वेलकम टू द PWS शो। एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं समृति ग्रोवर। समृति ग्रोवर एक बिजनेस कोच है जो सोशल मीडिया पे लोगों को गाइड करती हैं, और एज अ बिजनेस कोच वो फाइनेंस कैसे एग्जीक्यूट करते हैं या बिजनेस को कैसे रन करते हैं, वो सारी चीज़ें को डिटेल में वीडियो बनाती। कई बार होता है ना, हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता है, हमें नहीं पता होता है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए है जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर लाइफ जीना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। वन ऑफ द बेस्ट हमारे बिजनेस कोच कह सकते हैं विवेक बिंद्रा का एक्सपीरियंस, साथ में इन्होंने काम किया है। अच्छा कर रहे थे हमारे MBA चाय वाला, उनके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो काफ़ी सारे अच्छी कॉम्बिनेशन का एक्सपीरियंस है इनके पास। और कहते हैं ना, एज अ बिजनेस कोच हर रोज़ ये नए नए कंटेंट आपके लिए लाते हैं ताकि आप कुछ सीख सको और अपने लाइफ में चेंज कर सको। तो इस पॉडकास्ट में एटलीस्ट ये पता चलेगा कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह का रखना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को किस तरह से हमें देखना चाहिए और कंपटीशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो बने रहे द PWS शो के साथ, जहाँ पर हम आपके लिए अच्छे अच्छे इंसाइट ला सके, अच्छे अच्छे गेस्ट ला सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। तो समृति, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। थैंक यू सो मच दांशु। दिल्ली में आप बचपन से रहते हो? हाँ, दिल्ली में बचपन से रहती हूँ, बट जब बड़े होते हो तो आपको लगता है ना घर से बाहर जाओ, हाँ। थोड़ा सा कहीं अपने फ्रीडम इंडिपेंडेंस करो। तो इसीलिए मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी मुझे, तो मेरे पेरेंट्स से मैंने परमिशन ली और मैंने कहा अब जाने दो। तो फाइनली मेरा एडमिशन जेवियर्स में हुआ था, जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस इन बॉम्बे। ओके। तो वहाँ पे जब एडमिशन हुआ तो फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वो मैंने बॉम्बे से करी थी, और फिर मैंने बॉम्बे में काम करना शुरू किया था। तो उतने समय के लिए मैं दिल्ली से बाहर थी, और फिर वापस कहते हैं ना, भूल के बुद्धू घर को आए, घर ही तो घर ही आ गए। तो मुंबई में कितने समय के लिए रहे आप? आई थिंक करीबन 4-5 साल तो बॉम्बे में हमने मतलब मैंने बिताए ही हैं। 1 साल मेरी एजुकेशन थी, फिर उसके बाद मैंने NDTV में 1-1.25 साल काम किया। उसके बाद ET Now आए हैं, तब लॉन्च हुआ था। तो हम मेरे जो NDTV में कुछ बॉसेस थे वो ET Now में गए हुए थे, तो फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे हायर करा, और ET Now में मैंने करीबन 3-3.5 साल काम किया। और फिर मैं दिल्ली वापस आ गई एंड आई टुक अ ट्रांसफ़र, और फिर मैंने टाइम्स नाउ में काम किया। ओके। तो दिल्ली में आके आपको नहीं लगा कि जैसे हमें इससे इंडस्ट्री में ही जाना चाहिए, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए? देखो क्या होता है, हर इंडस्ट्री में अपने फेजेस आते हैं, और इंडस्ट्री से ज़्यादा ना एक्चुअली इंसान की लाइफ में फेजेस आते हैं। तो मैं 10 साल से टेलीविज़न में थी, और टेलीविज़न में रिपोर्टिंग भी कर ली, एंकरिंग भी कर ली, आपने वीकेंड बैंड हेड भी कर लिया, आप फीचर्स भी कर रहे हो, आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं।
बट क्या हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरी ग्रोथ रुक गई है कहीं, मुझे अपनी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, मेरे को ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, और शायद मेरे कहते हैं मेरे नंबर्स जैसे हैं या मेरी एस्ट्रोलॉजी जैसी है, आई लाइक टू लर्न मोर, मुझे लगता है मैं बहुत इंक्विजिटिव सोल हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब टीवी को छोड़ के लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और ट्राई करते हैं। और तब डिजिटल मीडिया बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग हो रहा था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डिजिटल का प्रयोग कैसे करें, सोशल मीडिया को कैसे यूज करें। तब इन्फ्लुएंसर कॉन्सेप्ट बहुत बहुत नया था। ये किस टाइम ये है 2019 की बात, एक्चुअली 2018-19 में मैं चाहती थी कि मैं छोड़ूं, तो उस टाइम पे डिजिटल काफ़ी थोड़ा थोड़ा बूम बढ़ रहा था, और टीवी में भी क्लाइंट्स जो होते हैं, जैसे टीवी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी डिजिटल में जाना चाहते थे, थोड़ा ट्राई आउट करना चाहते थे कि क्या है डिजिटल में। और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स छोटे छोटे बड़े बड़े उस टाइम आ रहे थे। मेरे हिसाब से अमित बड़ाना का पीक टाइम वही था मेरे साथ। अमित बड़ाना और भुवन भान भी थे जो उस टाइम पे वो दो ही नाम थे जो लोग बहुत सुनते थे, और उन्होंने एक क्रेज शुरू की उस टाइम पे, और उन्होंने पूरा ही मतलब मार्केट बदल दिया। एंड देन फिर कैरी मनाटी आए और बहुत सारे लोग आए। तो उस टाइम जब उनके नाम सुनते थे तो हमें लगता था करते क्या है, देखे तो सही मतलब ये होता क्या है, ये कॉमेडी करके कैसे इतना पैसा हो रहा है, ये इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी तो कॉमेडी क्या होती थी तब, वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो और ये सब चीजें हम देख रहे थे। तब कपिल शर्मा भी नहीं आए हुए थे कि कपिल शो। तो वो एक स्पेस थी जो बहुत ही ना इंटरेस्ट कर रही थी मुझे, तो इसीलिए तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ काम डिजिटल में करना शुरू किया। एंड फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम करने की, और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर वहाँ से जो भी लर्निंग हुई, लोग उनसे सीखा, काफ़ी उनसे जो लोग मिलते थे उनसे सीखा, और ऐसे एक जर्नी शुरू हो गई डिजिटल वाली साइड पे। और फिर वहाँ मज़ा आने लगा, तो फिर अपना सोशल मीडिया शुरू करा। इन्फ्लुएंसर का नाम भी बताइए। तो मैंने अपनी जो डिजिटल जर्नी थी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ शुरू की थी। तब वो जब मैंने उनको ज्वाइन किया था, आई थिंक वो अबाउट 10 मिलियन पे थे। और वो उस टाइम पे बहुत बड़ा नंबर होता था, कोई भी 10 मिलियन पे शायद नहीं था आसपास उनके। एंड वो एक बिजनेस और मोटिवेशनल स्पेस में थे, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस थी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब मैंने छोड़ा तब वो 20 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। तो 3 साल की मेरी लगभग उनके साथ एक जर्नी थी, और एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल। मतलब काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, क्योंकि वो भी कंटेंट बिल्कुल एक अलग तरीके से सोचते थे। वहाँ पर रोल क्या था आपका? तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब मैंने एज अ एंकर ही ज्वाइन किया था। उनके कंटेंट में एक पार्ट होता था जहाँ पे वो इंडस्ट्री लीडर्स को इंटरव्यू करते थे, और उनसे इनसाइट्स लेते थे उनके बिजनेस के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में। कुछ इंटरव्यूज वो करते थे, कुछ इंटरव्यूज मैंने करी। तो ऐसे मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि उनको पता था वहाँ पे शायद कि मेरा एक टीवी बैकग्राउंड है, मैंने एंकरिंग करी है, तो ऐसे उन्होंने इसलिए मुझे हायर किया। उन्होंने इंटरव्यू किया प्रॉपर, वो सब हुआ। और धीरे धीरे कंपनी में जैसे जैसे कंटेंट को समझा, जैसे जैसे उनके उनकी थॉट प्रोसेस को समझा, कंपनी की नीड को समझा, धीरे धीरे कंपनी में काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस भी किया, और इवेंचुअली मैं उनके कंटेंट हेड बन गई थी। या तो व्हेन आई लेफ्ट मैं उनका कंटेंट हेड कर रही थी, जिसमें मैंने उनके साथ कोर्सेज बनाए थे बहुत सारे, और उनके यूट्यूब का थोड़ा बहुत हम लोग ने काफ़ी शो स्टार्ट किए थे, जिसमें आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट उन्होंने ही स्टार्ट किया था, जिसका नाम बड़ा भारत था। और फिर वो पॉडकास्ट का ट्रेंड बहुत लोगों ने पिकअप किया और उन्होंने नहीं किया। तो ये एक शुरुआत हमारी उनके साथ हुई। क्या लग रहा है पॉडकास्ट इंडस्ट्री कहाँ पे जाके रुकने वाली है? और मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कहाँ पे जाके रुकने वाली है, क्योंकि मैं जिससे पूछती हूँ वो भी पॉडकास्ट मैं खुद पॉडकास्ट कर रही हूँ। आने वाला तो अभी क्या है, मुझे लगता है कंटेंट कंजम्पशन जो है ना रियल हो गई है थोड़ी। पीपल वांट टू नो किसी एक्सपर्ट से रियल फैक्ट्स, रियल स्टोरीज, रियल इनसाइट्स। जो पहले यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बनाते थे उसमें अब लोगों को थोड़ी रियलनेस कम लग रही है, क्योंकि फैक्ट चेकिंग क्या वो बता रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं सही है, ओपिनियनेटेड है, नहीं ओपिनियनेटेड है। यहाँ पे मेरा ओपिनियन, अगर आप होस्ट हैं आपका ओपिनियन काउंट नहीं होता, यहाँ पे मेरा ओपिनियन काउंट होगा, क्योंकि मैं गेस्ट हूँ। तो लोग थोड़ा सा अब उस मोड में ड्रिवन हो रहे हैं, और ये एक ट्रेंड था जो वेस्ट में बहुत पहले शुरू हुआ था, और हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि वेस्ट में जो ट्रेंड शुरू हो फिर हमारे यहाँ वो पिकअप होता है धीरे धीरे। मुझे लगता है अभी 2 साल तक तो मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा कि कुछ बढ़ेगा। यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म भी पॉडकास्ट को प्रमोट करता है, तो जब तक कुछ कंटेंट में डिफरेंट नहीं आए या कोई ऐसी चीज़ नहीं आए जो और वेस्ट में भी अभी कुछ नया ऐसा दिख नहीं रहा है। देयर आर ऑडियो पॉडकास्ट जो वेस्ट में बहुत चल रहे हैं, पर अभी वो ऑडियो हमारे यहाँ शायद ट्रांसलेट हुआ नहीं है कि लोग ऑडियो इतना सुने और वीडियो नहीं हो उसमें। तो ये मुझे ट्रेंड लगता है थोड़ा सा अभी तक चलेगा, पर ये इतना बबलाइज हो गया है कि अब 2 साल बाद ये कैसे फटेगा वो मुझे अभी नहीं पता, इतनी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली क्या होगा, जो
अच्छा कंटेंट और अच्छे गेस्ट को ला सकेंगे और अपनी जर्नी सस्टेन कर सकेंगे, 1 साल बाद वो ही आगे बढ़ेंगे, बाकी सब बिखर जाएंगे। ये तो होने वाला है। मेरे को लगता है कि काफ़ी छोटे छोटे जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं जो नहीं आगे लिव अप टू कर पाए या गेस्ट नहीं ला पाए, वो उनकी जर्नी बहुत स्लो और शायद ख़त्म सी हो सकती है। तो जो बहुत सीरियस है इसके बारे में और जो इसको अपना 100% दे सकता है, वो ही प्लीज़ आगे बढ़े। क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट आप इतनी मेहनत करो और फिर आपको लगे कि यार मैं नहीं कर पा रही और वो छोड़ दो। तो वो चीज़ एक है। और अगर आप अपनी लर्निंग और अपने आप को एज अ होस्ट ग्रो नहीं करेंगे तो भी आप कहीं लैक कर जाएंगे। तो ये मुझे लगता है ट्रेंड डेफिनेटली 2 साल तो मुझे दिखता है। उसके आगे देखते हैं क्या आता है। फिर क्या लगता है 2 साल के बाद ऑडियंस चेंज हो जाएगा, उनका मूड चेंज हो जाएगा? देखो क्या है, ऑडियंसेस ना बहुत यंग ऑडियंसेस आई जा रही हैं जो है। तो यंग ऑडियंसेस को रियलिज्म पसंद है। अब आप रियलिज्म के स्पेस में कुछ कर दो तो उनको पसंद आता है। फॉर इंस्टेंस अभी तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडियाज गॉट लैटेंट, पर रियलिज्म के स्पेस में था। यंग ऑडियंस है उसकी सारी, डार्क ह्यूमर था, उसने एक वॉइड देखा, वो उसका स्टाइल है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, उसने वो स्टार्ट कर दी। अब वो अच्छा लगे बुरा लगे, वो ऑब्वियसली ओपिनियंस होंगे, 2 सेक्शंस हैं जो उसको देखते हैं, बट उसकी पॉपुलैरिटी ये शो करती है कि अधिकतर यंगर जनरेशन ने उसको पसंद किया। तो द पॉइंट 40 मिलियन आई थिंक एग्जैक्टली वीडियो पे है। बिल्कुल, उससे ज्यादा भी कहीं वीडियोस तो एक दिन में उसकी 4-5 मिलियन पहुंच जाती हैं। और हमें तो मतलब मिलियंस गिनने पड़ते हैं कि ओहो वो मिलियन कब दिखेगा। तो पॉइंट ये है कि रियलिज्म और जो यंगस्टर्स के क्लोज होगा वो बहुत कंटेंट चलने वाला है। नॉट टू से कि इस यूट्यूब पे या इंस्टा पे हमारी जनरेशन नहीं है या वो नहीं है, वो एक अलग कंटेंट कंज्यूम करती है। तो उनके लिए कंटेंट वो इम्पोर्टेंट होता है जो उनको हेल्प करे अपनी ग्रोथ और इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा। तो उसमें लर्निंग कंटेंट बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें निशेज़ हैं जो बहुत आगे चल के चलेंगी। और जो लोग डांस म्यूजिक ये सब करते हैं, ये एक एंटरटेनमेंट शायद रह जाएगा काफ़ी टाइम के लिए। जो लोग स्क्रोल, जैसे आज स्क्रोल करके भूल जाते हैं, मुझे लगता है वही चीज़ होने वाली, इसमें लोग स्क्रोल करके वो भूल जाएंगे। भी यही होगा। एंड जो रियल जो कोई वैल्यू दे पाएगा वही थोड़ा मुझे लगता है आगे चल के, डिपेंडिंग ऑन ऑडियंस साइज, ऑडियंस एज ग्रुप, ऑडियंस कॉम्पोजिशन, वो ही आगे चल के चल पाएगा। ओके आप तो काफ़ी सारे सक्सेसफुल मतलब इंसान के साथ काम भी कर चुके हो, चैनल भी काफ़ी ग्रो है। अगर पीछे की भी बैकग्राउंड करो, NDTV, ET Now, हर कोई जानता है मेरे हिसाब से। आपने अपना जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया उसको क्या मतलब किस लेवल पे ले जाना चाहते हो और उसको स्टार्ट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि आप तो ऑलरेडी 20 मिलियन चैनल के साथ काम कर चुके हैं। देखो क्या था, 20 मिलियन के साथ काम तो किया था, पर वो 20 मिलियन में मेरा नाम नहीं था। मेरा सिर्फ काम था। बट नॉट दैट कि मुझे बहुत मीडिया या एडुलेशन या बहुत सारा कहते हैं कि वाहवाही की बहुत ज़रूरत है या मुझे फील होता है। बट क्या था कि जब मैंने उनको छोड़ा और मैंने कुछ और एंटरप्रेन्योर्स के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल काम किए थोड़े बहुत, और उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी शुरू की, अपना काम शुरू किया एज एन एंटरप्रेन्योर, और काफ़ी लोगों को ऑनबोर्ड किया जिनके मैं यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल्स ग्रो कर रही थी। नॉट ओनली ब्रांड्स बट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो तब मुझे लगा कि यार जब मैं दूसरों को पर्सनल ब्रांडिंग में इतनी मदद करती हूँ और उनके ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प कर रही हूँ और उनको एक लेवल पे ला रही हूँ, तो कल को ये भी लोग पूछ सकते हैं कि इनका ब्रांड क्या है। तो मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि अगर आप हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता पर उसको पता है कि उसका टेस्ट कैसा है, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि एक एफर्ट मैं भी स्टार्ट करती हूँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने के लिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमेशा मुझे एक लर्निंग का एक कीड़ा रहता है, तो पॉडकास्ट मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको इतना कुछ पता चलता है उसमें। नॉट ओनली कि आप उसको कंडक्ट कर रहे हो और आप उसको डाल रहे हो और फिर आप व्यूज देख रहे हो, चलो वो एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट, आपको इतनी चीजें पता चलती हैं गेस्ट से कि आप खुद सरप्राइज्ड होते हो कि ये भी होता है। और इट एड्स टू योर नॉलेज। आप एज अ होस्ट और ज्यादा मैच्योर होते हो क्योंकि आगे चल के आप वही नॉलेज तो यूज करोगे। तो मेरा 2 रीजंस थे टू स्टार्ट माय ओन यूट्यूब चैनल एंड माय ओन न्यू इंस्टाग्राम चैनल। 2, एक कि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना था, बिकॉज आई नो समथिंग कि 2-3-4 साल बाद सिर्फ लोग आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से आपको जानेंगे, आपके नाम से नहीं जानेंगे। कि कोई अगर एक्स समृति है और ये करती है, वो लोगों को नहीं बॉदरिंग होगा, पर ये समृति इंस्टाग्राम पे ये करती है, ये ज़रूर लोगों को पता होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि आई केम ऑन सोशल मीडिया। दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मुझे लगता था कि मेरे पास जो नॉलेज है ऑन ब्रांडिंग, ऑन सोशल मीडिया, ऑन कम्युनिकेशन, ये मैं किसी तरह से अब
अब मेरे को लगता है कि मैं उस लायक हूं कि मैं दे सकूं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप मुझे इनमें हेल्प कर सकते हो क्या, और उनको इम्पैक्ट दिखा। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए शुरू की। तो अभी मैंने पॉडकास्ट से शुरू किया, अब मैं अपनी दूसरी वीडियोस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं वैल्यू कंटेंट, शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है। और स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, फाउंडर हैं, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक नेसेसिटी है कि अगर आप जॉब में हैं, आप अपना कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, सबकी अलग अलग तरीकों की हो सकती है, पर ये ज़रूरत है। और ये जितनी जल्दी जो समझ लाएगा उतनी जल्दी वो उस रेस में आगे बढ़ जाएगा। ठीक, आपने एजेंसी की बात की, मतलब मेरे हिसाब से टॉप 40 क्रिएटर के साथ आप काम कर चुके हो जी। तो आपकी जो एजेंसी वो किस किस लेवल पे काम करती है, मतलब किस किस चीज़ों में प्रोवाइड करते हो सर्विस, आप कुछ तो बता पाएंगे? हम एक फुल स्टैक कंटेंट सोशल मीडिया एजेंसी हैं। ठीक है। तो हमारे काफ़ी वर्टिकल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। कोई एग्जांपल के साथ? सबसे पहला मेरा एक वर्टिकल है जिसमें हम जो हमारे क्लाइंट हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, ब्रांड हो, इंडिविजुअल हो, उनको सोशल मीडिया पे ग्रो करते हैं। डिपेंडिंग उनकी प्रोफाइल क्या है, वी सजेस्ट कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन, किस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और उस हिसाब से उनको ग्रोथ करते हैं। उसमें हम फुल स्टैक करते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी भी कर लेते हैं, उनकी वीडियोस भी कर लेते हैं, एडिट्स भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि आजकल बहुत सारे लोग जो ये स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स है और प्रोफेशनल्स भी है, कोर्सेज बनाते हैं। तो अपने कोर्सेज को आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या कोर्स का इंडेक्स होता है, उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या बताना चाहिए, वो पूरा स्ट्रक्चर एक करके फिर उसकी शूट, एडिट्स एक्सेट्रा, और उस कोर्स को हम लॉन्च करते हैं। ये एक हो गया। तीसरा हमारा बहुत ही बड़ा वर्टिकल अब हो गया है, और वो है फाउंडर पर्सनल ब्रांडिंग। पहले ये बहुत कम होता था क्योंकि लोगों को शायद नहीं पता होती थी। अब फाउंडर्स को अपनी, पहले ना हम सपोर्टिव भी नहीं थे, हो सकता है लाइक कोई आप मेरे साथ काम करना चाहते हो या मेरे अपोजिट में हो तो हम लोग हेल्प नहीं करते थे। खैर अभी भी नहीं करते ज्यादा, लेकिन फिर भी आप देखते हैं, एक अवेयरनेस हो गई, एक हाँ। इकोसिस्टम बन गया है। तो अब फाउंडर ब्रांडिंग बहुत बढ़ गई है। तो मेरे पास काफी फाउंडर्स आते हैं जिनको हम लिंक्डइन पे ग्रो करते हैं, क्योंकि फाउंडर्स की ब्रांडिंग अलग तरीके से थोड़ी सी होती है, नॉट नेसेसरली वो बहुत वीडियोस बनाए या कुछ ऐसे कर सके, वो कर भी नहीं सकते। तो हम उनको कैसे लिंक्डइन पे ग्रो कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम कैसे चलेगा उनके ब्रांड से अलग, ये एक हम लोग करते हैं। और इसमें सिर्फ फाउंडर्स ही नहीं, मेरे पास बहुत प्रोफेशनल्स भी हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिनको काम भी मिलता है जब वो इंस्टाग्राम और इन पे ये सब चीज़ें डालते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अवेयरनेस इज द की थिंग। तो ये एक हमारा तीसरा वर्टिकल था जो फाउंडर ब्रांडिंग का था, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने लग गया। और चौथा वर्टिकल फिर मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया, जिसमें यूट्यूब मेरा पर्सनल है, जिसमें मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट करती हूँ। तो गेस्ट्स का हम बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्टिकल रखते हैं। तो गेस्ट जैसे मैं अपने लिए अप्रोच करती हूँ, हम दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नेटवर्क अच्छा है। बिल्कुल। तो नेटवर्क के थ्रू आप बहुत लोगों से मिलते हो, तो किसी को गेस्ट की ज़रूरत होती है, तो गेस्ट सर्विसेज, अगर एक कोई गेस्ट है जो उनके यहाँ शायद फिट बैठते हैं, तो हम वो चीज़ रेकमेंड कर सकते हैं। तो हम कुछ पॉडकास्टर्स के गेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। तो ये हमारे मोटे मोटे 4-5 वर्टिकल्स हैं। और फिर छोटा मोटा चीज़ें अगर कुछ भी आए, कंटेंट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इन सब से रिलेटेड, तो वो हम सब चीज़ें कर लेते हैं। तो पैसा कैसे बनाते हो आप इनमें से? बस इन सारी चीज़ों की सर्विसेज के पैसे ही हैं क्योंकि पैसे नहीं बनाएंगे तो अपना यूट्यूब भी नहीं चल पाएगा। चार्ज वगैरह शेयर कर सकते हो आप? यार वो मत पूछो, बड़ा अलग अलग रेंज है, वो छोड़ो। बट पैसे बनाने का यही तरीका है, जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन जो आप जैसा पैकेज लो, जैसी सर्विस आपको लगे, आप। क्योंकि ना मेरे हिसाब से अगर ऑडियंस में भी मे बी कल को कोई न्यू पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहे, तो मे बी अब वो आपको अप्रोच करेगा ना, तो मे बी उनको आइडिया होना चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक नया पॉडकास्ट अगर किसी को शुरू करना है, पॉडकास्ट चैनल, वो सस्ता नहीं होता है। मैं ये जरूर बता दूं, अगर आपको लगे कि मैं पॉडकास्टिंग ऐसे ही शुरू कर दूं तो वो नहीं हो सकती। आपको एक स्टूडियो चाहिए होता है। अगर आप अपना बनाने जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। आप रेंट पे लोगे तो आई थिंक मिनिमम स्टूडियो 4-5 हज़ार से तो होते ही है शुरू, जितनी आप शूट्स करोगे। कमिटमेंट एग्जैक्टली। तो एक बंदे को ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार सोशल मीडिया तो बस कैमरा लो और शुरू कर दो। वो शायद आप रील्स में और इन सब में कर सकते हो, बट इन पॉडकास्टिंग ना वो चीज़ नहीं चलती है, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। आप रिसर्च करोगे गेस्ट के बारे में, तो या तो आप खुद करो या आप किसी की हेल्प लो। चलो वो मैं कहती हूँ आपका कोई कॉस्ट नहीं है उसमें। फिर आप गेस्ट लाते हो, वो भी एक फुल टाइम जॉब है इन अ वे। गेस्ट को लाइन अप करना, टाइम सेट करना, उसके बाद उसका अपना शेड्यूल मैच करना, शूट करना,
फिर आपके एडिट चार्जेस होते हैं, आप सिर्फ पॉडकास्ट एडिट करके नहीं छोड़ सकते, आपको रील्स डालनी है, आपको शॉर्ट्स डालनी है, आपको उसको प्रमोट करना है, फिर आपको अपना यूट्यूब हैंडल करना आना चाहिए, वो आप खुद सीखो या किसी सोशल मीडिया मैनेजर के साथ करो, पर आपको पता होना चाहिए यार एसईओ कैसे करना है यूट्यूब में, क्या थंबनेल सही लग रहा है, थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए होता है आजकल तो, और क्या टाइटल्स जाएंगे, मतलब ये सब चीज़ें टूल्स शायद विडाई क्यों लेना होता है। आई एम सेइंग कि ये एक मतलब इट्स नॉट एक थॉट नहीं है, तो जब आपको मैं इतनी चीज़ें बता रही हूँ और ये अगर आप सब आउटसोर्स करो तो उसका एक चार्ज है, बिल्कुल है। तो जो भी करना चाहता है इतना कमिटमेंट सोच के चले कि मेरे इतने खर्चे होंगे, वरना ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपकी वाई टू कॉम्प्रोमाइज कुछ, बिल्कुल मैम। क्योंकि अब क्या है पॉडकास्ट मार्केट में इतने लोग हैं कि अगर आपकी क्वालिटी या आपका गेस्ट या आपकी क्वेश्चनिंग अगर अच्छी नहीं है या नहीं हो पाएगी तो लोग नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। इतनी ऑप्शंस है लोगों के पास अब। बिल्कुल तो ये चीज़ों तो आप सोच के घुसनी है किसी को भी अगर वो करना चाहता है तो। ये जितनी भी लाइन मैम ने बोला है, मैं चाहता हूँ जो हम जिसको अप्रोच करते हैं ना, कई बार होता है कि वो कहते हैं अच्छा पॉडकास्ट ही तो है, ठीक है ना, अब क्या चार्ज ले रहे हो, अभी चैनल न्यू है, ग्रो करो, आप कंटेंट मिलेगा आपको, तो ये क्लिप ना पर्टिकुलर मैं उस इंसान को भेज दूंगा। भेजना ही चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है लोगों को समझ नहीं आता, आप अपनी कंपनी में अकाउंटेंट क्यों रखते हो, सीए क्यों रखते हो, कि आपके फाइनेंसेस ठीक से चले, आप उसको कुछ भी पे करने को तैयार हो, वो आपका टैक्स बचा रहा है, आपका वो सब कर रहा है, ऐसे ही आपकी मार्केटिंग भी एक एक्सपेंस है। बिल्कुल आपका, आप अगर ये करना चाहते हो इट्स एन एक्सपेंस जो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें हाँ इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न हो सकता है, पर वो रिटर्न आप पहले सोच के नहीं चल सकते। ये सबको आई थिंक अब अंदाजा हो जाना चाहिए, और आई थिंक बहुत कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया है कि यूट्यूब से पैसा बनता है, पर ऐसे नहीं बनता कि आपको लगे कि मैंने आज शुरू किया और आज बन जाएगा। तो ये एक थोड़ी जर्नी है। आप जब कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आप भी तो 3-4 साल का प्लान बनाते हो ना, मेरा पहला साल लॉस होगा, दूसरा साल हम शायद ब्रेक इवन होंगे, तीसरा साल मेरा प्रॉफिट दिखेगा। तो एग्जैक्टली सेम है, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस वर्टिकल जैसे आपको चलाना है, जिसमें आपको कॉस्ट है, आपको लगाना पड़ेंगे एक्सपेंसेस, और फिर ही आपको रिटर्न मिलेगी। बिल्कुल। आप मानते हो इस चीज़ को, जैसे लाइक जो भी ब्रांड्स है उसकी स्टोरी बिकती है, क्योंकि अगर रतन टाटा सर की बात की जाए, या आपको तो पता है MBA चाय वाले भी हैं, रतन टाटा सर की पहले बात कर लेते हैं। रतन टाटा सर के से लाइक मुझे पता होता है ना कि ये उनका प्रोडक्ट है, जैसे टाटा का टर्म प्लान है, तो एक ना ब्लाइंडली ट्रस्ट बन जाता है कि ठीक है, क्योंकि मैं उनके नेचर को जानता हूँ, मिला नहीं हूँ कभी, ना ही उनको आज तक लाइव सुना भी हूँ, लेकिन ठीक है जो भी मैंने सुना है आज तक, टीवी में, रिसर्च में, बुक्स में पढ़ा है, तो एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि मैं इनके में तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ ब्लाइंडली। बिल्कुल। और करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये स्टोरी टेलिंग हर एंटरप्रेन्योर या हर फाउंडर को बताना चाहिए, ताकि पीपल उनसे कनेक्ट हो सके। देखो फॉर श्योर बताना चाहिए, और यही होने वाला है आगे चल के। आप कोई भी फाउंडर उठा लो जिसका ब्रांड फेमस है, आप देखोगे फाउंडर की अपनी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। आपने तो बहुत ही लेजेंडरी एग्जांपल ले लिया, अब सर रतन टाटा जो थे, उनका पर्सनल ब्रांड ही ट्रस्ट था, मतलब टाटा मीन्स ट्रस्ट, ये हम सबको लगता है। अब टाटा की अगर आपने पॉलिसी लेनी है या आप उनकी चाय ले रहे हो, या तो वो रतन टाटा सर तो नहीं बनाते थे ना जाके, बट इट वाज द कंपनी ईथॉस जो उनके ब्रांड से चलता आया, इसीलिए लोग वो उसमें ट्रस्ट करते हैं और खरीदते हैं। आप कोई भी फाउंडर उठा लोगे ना, आप वो देखोगे, आप अमन गुप्ता को उठा लो, अमन गुप्ता को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया ब्रांडिंग का, विच इज शार्क टैंक, एंड उन्होंने उसका कितना अच्छा लेवरेज उठाया। अब बोट इज ऑल अबाउट मेड इन इंडिया, वो अमन गुप्ता ने इतनी अच्छे तरीके से अपनी ब्रांडिंग के थ्रू अपने बिजनेस में डाला है दैट एवरीबडी इज प्राउड टू यूज बोट। चाहे मैं एप्पल आईफोन के वो यूज करती हूँ, बट फिर भी मेरे पास बोट के हेडफोन्स हैं, बिकॉज आई एम प्राउड टू यूज बोट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स अ स्टोरी दैट अमन बिल्ट, एंड दैट्स हाउ वी लाइक्ड इट। अब लेंसकार्ट, आई नेवर न्यू पीयूष गोयल बिफोर आई सॉ हिम, एंड बट आई न्यू लेंसकार्ट फॉर श्योर, बट मुझे उनको देखकर लेंसकार्ट ब्रांड और अच्छा लगने लगा, बिकॉज ऑफ हिज जेन्युइननेस जो वो दिखाते हैं। अब वो आई एम होपिंग वो ऐसे ही होंगे, बट जितनी अभी तक उनकी जेन्युइननेस दिखी है। मैम मेरे पास 2 डील है उनकी, जो 2 डील मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा था रात को 2-3 बजे तक, पता नहीं मुझे क्या होता, नींद नहीं आ रही थी। फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब देख के ना रोया था। तो पीयूष बंसल सर ने, महाराष्ट्र का एक लड़का था, किसान था, उसको लोन दिया था उन्होंने।
वो शार्क टैंक जुगाड़ू पे जो आया था, कमलेश, हाँ, कमलेश। जुगाड़ू कमलेश। तो मैं तो उस दिन से उनका फैन, खैर चश्मा नहीं लगाए, भगवान न कर लगे। हाँ, बट मतलब मैं हाँ, किसी को रेकमेंड करने में 2 बार सोचूंगी बिल्कुल नहीं कि हाँ, पीयूष बंसल का ब्रांड है तो यार लेंसकार्ट है तो इतनी प्राइसिंग है, मैं तो ये पहनती हूँ या वो। आई वुड नेवर से दैट। अगर है तो है, मतलब हाँ, उनकी एक मार्केट है जिनको वो केटर करते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी ब्रांड फेमस हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम शायद पेप्सीज एंड कोका कोलाज ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें कभी भी फाउंडर का रोल ही नहीं पता था किसी को, या हाँ, फाउंडर का नाम नहीं पता होता था, पर जो भी ये नए ब्रांड्स हैं, इवॉल्विंग ब्रांड्स हैं, लोग जानना चाहते हैं उसका फाउंडर कौन है, लोग जानना चाहते हैं उन्होंने किया क्या है। ये True. मिनिमलिस्ट अभी एक ब्रांड है जिसने आई थिंक अपने आप को बेचा, कुछ पता नहीं कितने करोड़ का वो ब्रांड बिका। लोग उसके फाउंडर्स के बारे में इतना जानना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने कैसे कर लिया, मतलब हाउ डिड दे मेक सच अ ब्रांड। तो द पॉइंट इज कि आपको अपना ब्रांड अपने बिजनेस ब्रांड के साथ साथ बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग आपसे इंस्पायर होके वो ब्रांड यूज करना शुरू करेंगे, बिल्कुल। और आप एक जरिया बनोगे उस मार्केटिंग का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे चल के जो भी नए फाउंडर्स आ रहे हैं वो क्यों इतना अपने आप को इंस्टाग्राम पे, अपने आप को लिंक्डइन पे इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं अपनी। आई एम नॉट सेइंग वो सेलिंग कर रहे हैं, बट दे वांट पीपल टू नो कि वो हैं कौन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही आगे चल के चलने वाली है। पीपल आर नॉट गोइंग टू वॉच एन एड एंड बाय योर प्रोडक्ट इमीडिएटली, ये नहीं होने वाला आगे चल के। तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि जितने भी फाउंडर है उनको एक सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी चाहिए, एटलीस्ट बिल्कुल रखनी चाहिए, पता हो, क्योंकि कई बार मैं बताऊं, मैं जो फेस करता हूँ ना, हमारे जो इंडियन ब्रांड्स है ना, हम लोगों को 70-80% लोगों को हमारे पता ही नहीं है कि कौन कौन से ब्रांड हमारे इंडियंस हैं बिल्कुल, और क्यों है, कैसे बना है। स्टोरी नहीं पता होती है हाँ, लोगों को, और जब स्टोरी पता चलती है तब लगता है ओ वाओ ये ऐसे बना है। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और नॉट ओनली सोशल मीडिया, मैं कह रही हूँ कुछ डिजिटल प्रेजेंस आपको रखनी है। लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल बना देते हैं और उसमें उन्होंने कोई वीडियो डाल दी, और कहीं वो इवेंट पे चले गए तो उन्होंने वो वीडियो डाल दी और बस खत्म, वो प्रोफाइल ऐसी ही पड़ी है। आप सोशल मीडिया पे हो, वेरी गुड, आप सोशल मीडिया को यूज करो, इवन मोर इम्पोर्टेंट। रितेश अग्रवाल टाइप, डॉक्टर रितेश मलिक भी हैं एक जो सोशल मीडिया को इतने अच्छे से यूज करते हैं। अभी वो हार्वर्ड गए हुए थे, ही वाज एट डेवॉस, इतना अच्छा उन्होंने यूज किया। रितेश अग्रवाल उनसे कम यूज करते हैं अपना सोशल मीडिया। हाँ, लेकिन मैं अभी मतलब उनका लिंक्डइन पे देख रहा था, अभी उन्होंने रीचर मूवी देखा था, मैं भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मुझे लगा शायद अभी आया नहीं है इनका। फिर मैंने कहा क्या ये ओल्ड देख रहे हैं क्या, पुराना एपिसोड, फिर देखा मैंने नई पार्ट 3 आ चुका है। तो मैंने देखा। सो दैट्स हाउ, पता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया पे होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम तो वैसे तभी होगा, सिर्फ होने से कोई काम नहीं होने वाला। बिल्कुल। कुछ ग्रोथ की बात कर सकते हैं, लाइक आप भी एंटरप्रेन्योर हो, मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरे साथ 7-8 साल से मैं भी बिजनेस में हूँ। ये 10 साल पहले की अगर बात की जाए, एक मतलब अवेयरनेस के तौर पे देखा जाए और अभी देखा जाए, तो कितना फ़र्क होगा? कुछ आइडिया, डेटा कुछ है आपके पास जो आप शेयर कर सको? यार डेटा तो नहीं होगा ऐसे, क्योंकि अवेयरनेस का डेटा तो कभी होता ही नहीं ना, देयर इज नो माइलस्टोन। हाँ, क्योंकि 10 साल पहले अगर बात करते हैं ना हम ब्रांड्स की, तो लोग यही मतलब आ ही नहीं रहे थे मैं ना। आपको ऐसे बताती हूँ कि 10 साल पहले ब्रांड्स का स्पेंड, अगर मैं मोटा मोटा ब्रांड स्पेंड बोलूँ ऑन मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग की पाए आप देखो, तो ब्रांड्स का स्पेंड ऐसे होता था, जो बड़े ब्रांड्स हैं जो टीवी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनका 70% स्पेंड टीवी में जाता था, शायद 10% प्रिंट में जाता हो, और 10-15% उनके ऑन ग्राउंड इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रमोशंस, और शायद डिजिटल में 2% स्पेंड होता था। ऐसा कुछ एक हमारे को ना, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी याद नहीं, बट दिस इज व्हाट, जब हम टाइम्स में काम करते थे तो हमको एक ऐसा पता चलता था कि डिजिटल में स्पेंड नहीं है, तो ऑब्वियसली फोकस भी कम होता था। शेयर आता है ना आपके पास। आजकल मुझे लगता है, और काफी डेटा भी है, कि ब्रांड्स वो 2%, 40% तो हो गया काफी ब्रांड्स के लिए, और वो टीवी का 80, इनफैक्ट एक्चुअली 60 हो गया। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि सोशल पे कितने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हो गए। और ये इसलिए भी बड़ा है, जो छोटे ब्रांड्स है ना, उनका तो 100% स्पेंड सोशल है। आप समझिए, ये तो मैं बड़े ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। जो छोटे ब्रांड्स है वो तो टीवी प्रिंट इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। व्हाट दे डू इज दे डू कस्टमर इवेंट्स एंड दे डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उनका तो 100% ही पाए यहाँ पे आ गया। और कुछ टाइम पहले जब सोशल मीडिया होता नहीं था तो छोटे ब्रांड्स कुछ कर ही नहीं पाते थे। बहुत छोटी मोटी चीज़ें, टेस्टर्स भेज दिए, कुछ ऐसे कर दिया, कुछ छोटा सा कुछ कर दिया। बट दिस होल इंटरनेट एंड डिजिटल एंड सोशल हैज रेवोल्यूशनाइज्ड मार्केटिंग फॉर देम। रेवोल्यूशन कह सकते हैं। बिल्कुल, ये रेवोल्यूशन है। किसने सोचा था कि आप, अब मैं शार्क टैंक इतना कोट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तो
पता ही नहीं चलता इन एंटरप्रेन्योर्स का अगर शार्क टैंक इंडिया नहीं होता हाँ तो। ऑनेस्टली और इतने इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, जैसे वो अभी एक आए थे इस सीजन 4 में ही, वो लहंगे बनाते हैं और उनका हाँ अपना 2 मिलियन का कोई चैनल है एंड वो हमने खुद ही अप्रोच करते किया हैं। हुआ सूरत से हैं वो। हाँ, और वो सारा खुद करते हैं अपना हाँ इंस्टाग्राम। सो वाओ, मतलब देखो और उससे वो कैसे कमा रहे हैं और उससे हम्म, क्या इनकी रीच है। एक उससे पिछले सीजन, जो सीजन 3 था शायद, उसमें एक राजा रानी टेलर्स करके कोई आए थे। हाँ या किसने सोचा था ब्लाउज के पैटर्न हस्बैंड वाइफ बनाने थे। से, हाँ, आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो इट इज अनबिलीवेबल जो ये लोग कर रहे हैं, और सोशल मीडिया से ही कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो भी ब्रांड आता है उनकी सोशल मीडिया स्पेंड्स होती हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड्स हो रही हैं, उससे उनकी सेल्स भी हो रही है। दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे जजेस भी पूछते हैं। हम्म, तो इट इज क्रेजी, इट्स अ रेवोल्यूशन। जैसे बिजनेसेस, सोशल बिजनेसेस खड़े हो गए हैं। बाय सोशल आई मीन बिजनेसेस ओनली थ्रू ऐसा सोशल लग रहा मीडिया। है इंडिया ना वेट कर रहा था शार्क टैंक का कि आके हमें इस मंच मुझे पे तो लगता है लाना। बहुत लेट आया, पहले आ हाँ जाता ना पहले तो आना चाहिए था। जबरदस्त रेवोल्यूशन हो जाए। बट आई थिंक सबकी टाइमिंग होती है, उससे ही पहले ही हमारी डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हुई हम्म, है। स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन सब कुछ डिजिटल हो गया, डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल हो गई, बिल्कुल डिजिटल ही हो गया, तो सोशल भी बढ़ गया। आई थिंक कोविड आया, कोविड ने एकदम डिजिटल को ऐसा और स्काई इनका रॉकेट कर हाँ दिया कि सब लोग सोशल मीडिया पे आए, किसी के पास कुछ काम ही नहीं था करने को। हाँ तो तब हम ऐसे यूज करते थे, चल आज एक रील डालते हैं खाना बनाने की, आज कुछ कॉफी बनाने की रील डालते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स ने उस टाइम को इतने अच्छे तरीके से यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज का टाइम होता है, एंड देयरफॉर शार्क टैंक का भी एक टाइम आया जब उसने देखा ये सब चीजें आ गई हैं, एंड यू नो द राइट टाइम टू सॉर्ट ऑफ कम इनटू इंडिया एंड वो लॉन्च करना। एंड इट्स बीन फिनोमिनल। मतलब अब वो जैसे भी जितनी डील्स हुए नहीं हुए वो एक सेपरेट स्टोरी है, बट जो प्लेटफॉर्म मिला वो प्लेटफॉर्म तो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि इंडिया में आएगा। बिल्कुल मैं तो हमेशा सिर्फ शार्क टैंक यूएस देख कर ही इंप्रेस होती थी। बट आई थिंक हमने इसको ऑलमोस्ट, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, जैसे हमने उसको लोकलाइज किया है, आई थिंक इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। क्योंकि ना मुझे क्या लगता था एक जो सबसे ज़्यादा इशू होता था पहले 10-15 साल पहले लोगों को ने ये नहीं आइडिया था कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कितने पैसे से स्टार्ट करना है और क्या क्या प्रोसेस है। बिल्कुल मतलब मैनेजमेंट कैसे, आज तो मेरे हिसाब से सैकड़ों चैनल होंगे जहाँ पर लोग एक एक पर्टिकुलर पे बता रहे हैं डिटेलिंग में कि ये लगाओ पैसा, बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कितना शेयरिंग निकालना, सैलरी निकालना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट। बिल्कुल। आई थिंक अब तो हर एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर ऑनलाइन, कि आपको कैसे शुरू करना है, कितने बजट से करना है, क्या स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ जैसे एमएसएमई हेल्पलाइंस हैं, ये सब हैं, ये भी हेल्प करती हैं बहुत सारे बिजनेसेस को। स्टार्टअप फंड्स हैं, वो हेल्प करते हैं। अब एक मेंटोर को अप्रोच करना भी इजी हो गया है, बहुत लोग लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं, हाँ बहुत लोग अपने ऐसे देख के ही कुछ मेल्स लिख के अप्रोच करते हैं। ये बिल्कुल सब चीज़ें कहाँ पहले होती थी। तो एक इकोसिस्टम बनाने के लिए ये ईज तो आई है, बट हाँ, आप जब करने लगते हो डिफिकल्टीज आएंगी। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया और वो आपने एकदम कॉपी पेस्ट किया और एकदम हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक जरिया तो मिला। आपको पता तो है कि यार ये करने में मुझे 30,000 रुपये लगेंगे, ये लाने में मुझे 40,000 रुपये लगेंगे, ऐसे करने में मुझे 20,000 रुपये लगेंगे। आपको पता है मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं क्या शुरू कर सकती हूँ, ये हाँ ऑप्शंस भी आपको पता है आजकल। तो करना शुरू इज नॉट ईजी, बस हाँ उसको सस्टेन करना एंड एक बिजनेस बनाना, वो अब है जो लोगों को थोड़ा सा अब सीखना है। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट सच अ प्रॉब्लम अब इंडिया में, बट सस्टेनिंग इट इज अ प्रॉब्लम। हाँ तो वो उस चीज पे अब लोगों को वर्क करना है, वहां लोगों को सीखना है कि वो ग्रोथ कैसे हो सकती है। ओके कोई एग्जांपल दे सकते हैं लाइक ये राम ही है, ये अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो क्योंकि आप अच्छे मतलब जहाँ से बैकग्राउंड से आए हो ना, मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे फाउंडर से भी मिले होंगे जो जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ। तो हम ऐसे जो जो भी यंगस्टर है स्टार्ट करना चाह रहा है, आज उसको माइंड में लग रहा है कि नहीं मैं 2-3 लाख रुपए जो है मेरे पास, मैं इन्वेस्ट करूँ और अपना बिजनेस करूँ, तो उनको क्या कुछ की पॉइंट्स दे सकते हैं? देखो, 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। सिर्फ कैपिटल इज अगर है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। और स्पेशली जब कैपिटल कम हो आपके पास, तो आप उसको खोने का डर हमेशा रहता है। हाँ तो पहली चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मतलब अब 2 लाख में आप हो सकता है कि एक टपरी भी लगा सकते हो सकता है कि आप एक कोई छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप ट्रेडर बन सकते हो किसी चीज के, हो सकता है आप कुछ और प्रोडक्ट कर लो। पर आपका इंटरेस्ट कहाँ चलेगा वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये 2 लाख के भाई आपको 20 भी बनाने हैं। तो वो 2 अगर वारने हैं तो कुछ भी कर लो, किसी के साथ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्लैरिटी ऑफ कि मेरा स्किल सेट और जो आइडिया में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो
कितना मैच करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि उसमें कंपटीशन कैसा है, कि क्या मैं ऐसी जगह घुस रहा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा मुझे फंड्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कुछ ऐसे फूड बिजनेस कहते हैं कि एकदम चूस लेता है आपको बहुत ज्यादा, तो क्या आप वो करना चाहते हो, क्या वो बैंडविड्थ है आपके पास? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ। और थर्ड इज, अगर आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालो देन नथिंग लाइक इट। अगर आपको वो दिमाग में आ जाए कि यार लेट्स से मुझे ऐसी कोई टेप बनानी है जिसमें से ऐसी चीज हो और ऐसे दिखे भी ना, और ये चीज हो जाए, और मैं इतने से फंड से शुरू कर सकता हूँ, तो इनोवेशन को हमेशा एक बूस्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी है किसी की चीज की, और विद अ न्यू थॉट प्रोसेस, नॉट विद समथिंग सिमिलर एंड अ बेटर वन, वर्स नहीं हो सकता वो थॉट प्रोसेस, तो इनोवेशन डेफिनेटली हैज टू, वो आपको एक बूस्ट देती है। एंड चौथी चीज ना, इट शुड डेफिनेटली सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस ऐसा मत करना जो आपको अच्छा लग रहा हो पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, सबको अच्छा लग रहा हो फिर हाँ, मतलब वो बिजनेस नहीं चल सकता क्योंकि वो कस्टमर की नीड नहीं सॉल्व कर रहा। जैसे बहुत ही एक पिच आई थी शार्क टैंक पे, बिजनेस वाज नाइस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, दे वर मेकिंग, वो कोई हैंकरचिप्स बना रहे थे, ठीक है, और बैग के कवर्स थे कि जब आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हो तो आपके बैग को कवर दे दो, बैग खराब नहीं होते, और वो हैंकरचिप थे। पर क्या, और वो उसकी प्राइसिंग 3-3.5 थी उस कवर की, तो क्या वो, हाँ, और बैग ही लोग इतने का लेते हैं, तो क्या वो हम करना चाहते हैं? इतना पार्टी देखा था छोटे से। तो आई एम सेइंग इट्स अ बिजनेस आइडिया, उन्होंने पैसे लगाए, इन्वेस्ट करे, डिजाइन्स वर नाइस, काफी अच्छी चीजें थी, पर क्या ये लोगों को जरूरत है, क्या इसकी नीड अभी है, या ये नहीं कुछ पिवट करके बन सकता है? तो ये चीजें थोड़ा सा ना बंदे को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो बिजनेस शुरू कर रहे हो। एक ना कहते हैं कि एक ब्लैंक शीट लेके 5-6 चीजें तो स्वॉट तो अपना जरूर बनाओ कि मेरी स्ट्रेंथ बिजनेस में ये हो सकती है, वीकनेस ये हो सकती है, इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ये है एंड थ्रेट्स ये हैं। एक बारी वो आप बना लोगे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मटेरियल मैं यहाँ से ले लूंगा, इतना ऐसे करूँ, वो मैथमेटिक्स आपकी बैठ जाए, तो आप डेफिनेटली इन चारों पॉइंट्स को दिमाग में रख के एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। ओके, चल, ये क्वेश्चन तो हमारे जितने भी टीनेजर और जो भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, ये उनके लिए कंटेंट। अब कुछ हमारे लिए रिकमेंड करो क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो ये चैनल है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बराबर में जाए एटलीस्ट। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जब ये शुरू किया था, तो एक कहता ना, एक बंदे का एंट्री टाइम होता है, उन्होंने बहुत ही सही टाइम पे एंट्री की है। हम सारे जो अब एंट्री कर रहे हैं, हम बहुत ही क्लटर्ड टाइम में एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनसे 10 क्या 100 गुना मेहनत करनी पड़ेगी एक तो चैनल उनके जैसा बनाने के लिए। दूसरी चीज, वो अपने कंटेंट पर काफी रिसर्च करते हैं, जो वो अपनी कंटेंट वीडियोस बनाते हैं, उनकी टीम भी काफी बड़ी है, मतलब एवरीबडी कैन नॉट हैव दैट बिग टीम, 10 लोग हैं शायद उनकी कंटेंट टीम में, तो वो अपने कंटेंट को बहुत डीपली रिसर्च करते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं, और उनका डिलीवरी का एक स्टाइल भी बहुत अच्छा है, जो उस टाइम यूनिक था, अब शायद लोग उसको ना पसंद करें, हो सकता है। उनको देख के ना वो फील आता है, वो मोमेंट आता है उन्हीं को देख के। हाँ। कोई और करता है ना तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। आप उनसे तो मत कंपेयर करो, आप अपनी जर्नी बनाओ और आप अपना स्टाइल बनाओ। तो अभी आप जिस मार्केट में घुस रहे हो, स्पेशली पॉडकास्टिंग की मार्केट, वो बहुत क्लटर्ड है, तो जो चीजें आपको डिफरेंशिएट करेंगी वो 2 ही चीजें हैं, आपका अपना स्टाइल और आपके गेस्ट का कंटेंट। ये 2 चीजें ही आप लोगों को डिफरेंशिएट कर सकती है, क्योंकि देखो सब अच्छा स्टूडियो ले आएंगे, अब सबकी क्वालिटी एडिटिंग लगभग सेम है, एंड मुझे नहीं लगता जो देख रहा होता है उसको बहुत ही एडिटिंग में सुपर्ब क्वालिटी चाहिए होती है। मे बी जब आप मोन्टाज बना रहे हो या ओपनिंग कर रहे हो तब शायद, बट जो आप डिफरेंशिएटिंग होगा कि आप किस तरीके के टॉपिक्स ला रहे हो, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपका गेस्ट दे पा रहा है, कितना वो वैल्यू ड्रिवन कंटेंट है, और आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसमें, आपका रोल क्या है, आप कितने अच्छे से गेस्ट को और चीजें पूछ सकते हो, आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में कैसी है, जरूरी नहीं आपकी नॉलेज हर सब्जेक्ट में ऑब्वियस है, तो आप उस पर अपनी कैसी रिसर्च करो। तो ये सब चीजें, क्या आप अपने क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स का थॉट डाल रहे हो, क्या आप कोई डेटा ला रहे हो, क्या आप कोई अपने क्वेश्चंस में कोई बहुत अच्छी पोएम कहीं से आपने उठाई जो कहीं वायरल, सो ये सब चीजें मैटर करेंगी अगर आपको अपने चैनल को ग्रो करना है, स्पेशली मैं पॉडकास्ट के सेंस में कह रही हूँ, क्या वरना जो अपनी वीडियोस बनाते हैं उनके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं बनाने के, एंड दिस इज द ओनली रूट टू ग्रो। आप यही निरंतर करते रहो, तभी चीजें बेटर होंगी। अगर आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे और नॉर्मल पॉडकास्टिंग करते रहोगे तो आप चलते रहोगे भीड़ में जैसे आप हो, बट वो ग्रोथ चाहिए तो वो ये चीज आपको जरूर करनी पड़ेगी। बट इट्स रियली लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया? क्योंकि मैं देखता हूँ
यूट्यूब एक तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे लगता है सैकड़ों चीज़ें जो फ्री में सीख सकता है इंसान। इनफैक्ट मुझे लग रहा है डिग्री वगैरह भी करना हो तो शायद होगा यहाँ पे ऑप्शन, हो भी कि जाएगा, जो लाखों बहुत करोड़ जल्दी रुपए मुझे लगता खर्च है करते हैं। स्कूल्स खुल जाएंगे ऐसे। हाँ मे भी होगा, हाँ क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें ना मैंने देखा काफ़ी डीप काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसमें भी देखते हैं कि कई बार आप ना फैमिली के साथ या मेट्रो में या पब्लिक प्लेस पे ना आप फ़ोन को स्क्रॉल नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि हमें नहीं पता होता क्या क्या कंटेंट आ आ जाता जाएगा। है। तो आपको लगता है जैसे हम लोग तो पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे वाले कंटेंट कहीं भी सुन सकते हैं। और जिस जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, लाइक फाउंडर को एक प्लेटफॉर्म देना, अभी तक हम लोगों की जो कंट्री है भारत, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? मुझे लगता है किसी के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि हमें स्टोरी भी बताना है। अगर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आज 5 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने 5 करोड़ का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल। लोग पहले ही क्या करते हैं, अंबानी जी को टारगेट कर लेते हैं, अडानी जी को, रतन टाटा सर को कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते रतन टाटा सर से नीचे कितनी लेयर है, उन्होंने कितने 1 बाय 1 एक एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, फिर उस लेवल पे गए। तो आधा तो हमारे बिजनेस में इसी चीज़ को सोच के ख़त्म हो जाते हैं, साल 2 साल बाद उनका बिजनेस बाइंड अप हो जाता है, क्योंकि वो ना पहले ही बड़ा देख लेते हैं। तो मेरी जो पर्सनल थिंकिंग थी इस पॉडकास्ट के लिए कि सोसाइटी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, जैसे लाइक हमारे पास एक छोटा बैग है, हमारे घर के पीछे दुकान है, वो अच्छा शायद 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हो, मैं चाहता हूँ उस 1 करोड़ के बिजनेस से वो सीखे कि कैसे बनाया उन्होंने 1 करोड़ का बिजनेस, क्योंकि आज के डेट में 1 करोड़ का बिजनेस बनाना भी आसान बहुत मुश्किल है। नहीं है। और बिल्कुल। आपने कहा ना सस्टेन करना आगे तक, तो वो मैं चाहता हूँ उनकी जर्नी, जिससे आपकी जर्नी से सीखे। अब आपका एक्सपीरियंस देख लो, एनबीटी से लेके ईटी नाउ, आप चाहते तो जॉब कर सकते थे, है ना, इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म तो आराम से भी इजीली कर सकते, तो मे भी अच्छा अर्न भी किया होगा उन्हें, लेकिन फिर भी आपको क्या लगा कि नहीं, ये शायद नॉलेज हमें शेयर करना चाहिए लोगों को। तो मुझे क्या लग रहा है, हम लोग सही टाइम पे आए हैं पॉडकास्ट के लिए और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। देखो टाइम हाँ सही गलत तो वो कहते हैं ना, जब शुरू करो तब सही जी टाइम जी है। जी। मेरा सही टाइम कहने का मतलब ये था कि जब जो लोग लेट्स से कोविड में आए या कोविड से पहले आए, उन्होंने बहुत मीटियोरॉरिक राइज देखा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उस जब क्या होता है ना, जब सब उबल रहा होता है आग में, तो हाँ एकदम उस वक्त उबाल आ जाता है। हाँ पर जब आप उसको सिम कर देते हो तो फिर वो धीरे धीरे उबलता है। हाँ तो अभी क्या है कि अब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो वो राइज तो है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, पर वो धीरे हो रही है, हाँ वो उस हिसाब की नहीं हो रही जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कि यार उनकी ऐसे हुई तो मेरी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि अब उनके पास, ऑडियंस के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, ऑडियंस के पास टाइम, शायद अब वो बहुत काम कर रहे हैं, लोग बहुत काम करना चाहते हैं एक्सेट्रा, तो उतना ही टाइम है। जब आपके पास इतना टाइम है कि मेरे पास 2 घंटे हैं यार दिन में, तो मैं 2 घंटे में किस किस का कंटेंट कंज्यूम करूं, तो दे हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस, और टाइम कम है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बट आई नेवर से कि अगर आप शुरू करना चाहते हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप ये सोच के मत रुको यार कि मैं लेट तो नहीं हूँ, हाँ क्योंकि वो तो फिर आप और लेट हो जाओगे जब तब तक कुछ और आ जाएगा। हाँ। तो ये मत सोचो, यू हैव टू स्टार्ट, और इतना परफेक्शन में घुसने की जरूरत नहीं है। आप शुरू करो, स्टार्ट विद ऑथेंटिसिटी, आप थोड़ा अपने हिसाब से अपने आप को दिखाना, अपना रियलिज्म के हिसाब से स्टार्ट करो, और अपनी जर्नी देखो। क्योंकि देखो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो पहले 2-3 महीने मैं खुद देख रही थी क्या चल रहा है, हाँ। क्या नहीं चल रहा, रोज फॉलोवर देख। हाँ फॉलोअर्स भी देखो, व्यूज भी देखो, क्या कंटेंट है, क्या रिटेंशन है, कितना स्वाइप अवे रेट है, हम भी बहुत चीजें देख रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने दूसरों का किया तो अपना फटाफट कर लेंगे, हाँ, ऐसा भी नहीं हाँ, होता। नहीं होता। हर एक की अपनी जर्नी होती है, हर एक का कंटेंट अलग होता है, हर एक का पर्सनालिटी अलग होती है बोलने की। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं कि यार मैंने इनका किया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा अभी। हाँ क्योंकि हम एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे थे, वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, अब वो 1 साल के पहले ही 1 मिलियन पे पहुंच गए। ओके। तो वो भी हमने उनको, मतलब उनके साथ काम किया, अब उनका हो गया तो जरूरी नहीं कि मेरा होगा। हाँ। उनका एक अलग ट्रेजेक्ट्री और ग्रोथ है। बिल्कुल। तो ये चीज जरूर है कि आप शुरू करो, एंड यू हैव द, देखो सबसे इजी चीज सोशल मीडिया की है कि आप ऐसे शुरू कर सकते हो। हाँ बस थोड़ी सी चीजें आपको, एक मे बी कैमरा, एक माइक, एक अच्छा साउंड माइक वो जरूर रखना। ऐसे मत प्लीज कोई बहुत ही बेकार माइक मत लेना, क्योंकि साउंड नहीं होता ना तो वीडियो कोई नहीं देखता है। तो उससे शुरू करो। थोड़े आजकल बहुत एडिटर्स हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीजों से आप शुरू करोगे ना, आप वाटर को टेस्ट तो करो कि भाई आप कितने पानी में हो, आप कैसा कर रहे हो, कि आपको ऐसा नहीं है कि पहली बार डालोगे तो 100 के व्यूज आ जाएंगे, 100 भी नहीं आएंगे। तो ये चीज ना थोड़ा लोगों को समझनी है कि व्यूज और वो गेम है, डेफिनेटली है, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि आप एक थॉट से आए हो,
पर फाउंडर्स और वो जो आते हैं ना, वो व्यूज से ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने आते हैं, बिल्कुल। अपनी लर्निंग शेयर करने आते हैं। बिल्कुल। उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। सी, फाउंडर्स आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, बट फाउंडर्स आर कंटेंट गिवर्स। वो कंटेंट गिवर्स होते हैं, उनको जितना एक्सपीरियंस होता है रियल लाइफ का, जो चीजें हो रही हैं, वो हम में से किसी को नहीं होगा। बिल्कुल। तो दे आर सपोज टू गिव। वो व्यूज और फॉलोअर्स की गेम में नहीं है, वो आ जाएंगे उनके, अगर वो कंसिस्टेंटली कुछ चीजें सही करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप शुरू तो करो कम से कम, बिल्कुल। आपको जो कंफर्टेबल लगे। आपको कैमरा कंफर्टेबल नहीं लगता, लिखना लगता है, ठीक है, आप लिंक्डइन से शुरू करो, आप एक्स से शुरू करो, आप कोई ब्लॉग से शुरू करो, आप शुरू तो करो। ये सब पर्सनल ब्रांडिंग की ब्रांचेज ही हैं, सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप ये शुरू तो करो एंड सी हाउ इट गोज, क्योंकि ये भी आपको समझ आएगा कि ये शायद लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसे कहना चाहिए। कई बार होता है ना, हम बिल्कुल। सोचते रहते हैं बस, जैसे रील्स देखने वाले का मैं अपने आसपास अगर बोलूं, तो अगर 10 लोग हैं ना, तो मैंने देखा 6 से 7 लोग, उनका कोई मोटिव नहीं, बस स्क्रॉल करके वो टाइम को पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आ रहा है। देखो, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में, क्योंकि इतनी जनसंख्या है और इतनी यंगस्टर्स की जनसंख्या है और बहुत सारे बेरोजगार यंगस्टर्स की जनसंख्या है, विच इज़ वेरी सैड टू से। और वो एक माइंडलेस स्क्रोलिंग के ना गेम में फंस गए हैं। जैसे गेम होती है ना कि आप वो उसको छोड़ नहीं पाते हो, वो माइंडलेस स्क्रोलिंग में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंटेंट की वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं, और बस मजे मजाक करके बस खुश होके आगे बढ़ रहे हैं, हर रोज दिन काट रहे हैं। हर किसी को चाहिए सेलिब्रिटी, हाँ, कि ये भी बात है। आपके पॉडकास्ट में कितने सेलिब्रिटी आ रहे हैं और लोग उनको देखना चाहते हैं। इसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो यार ये भी एक हमारे, देखो हमारे देश में ये सेक्शन हमेशा रहेगा क्योंकि हमारा देश ही इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, बहुत डिस्पैरिटी भी है, एजुकेशन लेवल अभी बहुत कम है, हर जगह नहीं है। बट दैट डजंट मीन उनको कोई रोक रहा है कुछ देखने को, क्योंकि फोन सबके पास है। तो पॉइंट ये है कि आप क्या देखते हो वो आप चूज करते हो। तो आप अगर माइंडलेस स्क्रोलिंग ही देखना चाहते हो तो फिर वो आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है। कंटेंट देख देख के लोगों ने तो इतने बिजनेसेस बना लिए, इतनी लाइफ बदल दी अपनी। तो कंटेंट सिर्फ माइंडलेस तो हो ही नहीं सकता, सीखने के बहुत कुछ मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक हम जब विवेक सर के यहाँ काम करते थे, तो एक उनके यहाँ एक कंसल्टेंट होते थे जो बहुत ही रिमोट, छत्तीसगढ़ में कोई रिमोट गांव से, रायपुर के किसी रिमोट गांव से थे। रायपुर से तो रितेश अग्रवाल थे। नहीं नॉट रितेश, हाँ वो तो थे ही, बट वो उनके मतलब साथ नहीं थे। मैं उनके वजह से उनका गांव जानता हूँ। हाँ, तो ये जो थे ना, ये जब इन्होंने भी कंटेंट देखना शुरू किया, बहुत ही यंग लड़के थे, 20 साल के थे या कुछ, इन्होंने कंटेंट देखना शुरू किया। उनके वहाँ पे ना वो नहीं आता था, नेटवर्क नहीं आता था, और नेटवर्क एक पेड़ पे आता था। वो पेड़ पे चढ़ के बंदा कंटेंट देखता था, सीखता था कि बिजनेस कैसे करना है। आज वो अपना बिजनेस चला रहा है। और मतलब ये स्टोरीज होती है कंटेंट की, और ये स्टोरी पर उसने क्या चूज किया देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब जब उसने मुझे स्टोरी बताई कि मैम मेरे को तो पेड़ पे जाके देखना पड़ता था, और उसके बाद वो अपने ऑब्वियसली जब वो थोड़ा थोड़ा कमाने लगा, उसने आगे कहीं ऑफिस किया, थोड़ा सा छोटी चीज़ें ली, तो वहाँ नेटवर्क थे। बट जब उसने शुरुआत की और लर्निंग की शुरुआत की, तो वो हर रोज़ उधर चढ़ के ही पढ़ता था। तो उसके पास किताबें नहीं थी, पूरी तरह एजुकेटेड नहीं था, पर क्या था, फ़ोन दिला दिया था किसी ने, फ़ोन दिला दिया था, इंटरनेट सस्ता था, उससे उसने देखना शुरू किया, और जहाँ उसको नेटवर्क मिला उसने अपनी लर्निंग बढ़ाई। तो मैं कह रही हूँ ये एक बहुत ही, सोशल मीडिया ऐसा टूल भी हो सकता है जो आपकी लाइफ बदल दे बिल्कुल, बट चूज आपको करना है कि आप क्या देखना चाहते हो और आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। अगर आप सही तरीके से यूज कर लोगे तो आप भी नहीं जानते कहाँ आपको ले जाए, और गलत करना है तो वो तो 2 मिनट लगते हैं। गलत काम करने में कोई टाइम नहीं लगता, कोई टाइम नहीं, 1 सेकंड लगता है बस करने में। तो वो आप कभी भी कर सकते हो। अभी कुछ आपको लगता है कि हमारे सोशल मीडिया के नैरेटिव्स चेंज हो गए? जैसे लाइक अभी क्या नाम है, इंडिया गॉट लेटेंट। एक्चुअली मैं टैलेंट ही पढ़ता था, मेरी वाइफ कह रही टैलेंट नहीं लेटेंट, क्योंकि मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया था उस चीज़ पे। तो क्या लगता है इस टाइम की जो सिचुएशन आती है, तो मतलब हमारे पेरेंट्स या जो लोगों में है एक अलग धारणाएं आ जाती है कि कहीं हमारा बच्चा भी कुछ गलत चीज़ों में तो नहीं जा रहा है? देखो, ये एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अभी कोई सोशल मीडिया सेंसरशिप नहीं है। और एक मुझे लगता है एक फ्री स्पीच भी हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जो सबको एक राइट देती है कि आप कर सको जो आपको ठीक लगे। अब उसने ये शो बनाया, ये उसने ये नहीं कहा कि मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, उसने ये नहीं कहा कि भाई ये पेरेंट्स ऐसे करें, उसने बनाया उसको जो अच्छा लगता था। द कंटेंट इज एडल्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ सब देख भी तो रहे हैं, सब चाहे वो छुप छुप के देख रहे हो, कुछ ओपन में देख रहे हो। बट आप एक सोशल फेस हो,
अगर आपके पास 1 करोड़, रणवीर का पर्सनली मैं भी फ़ैन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रणवीर, राज शमानी 2 ही, और निखिल कामत। फर्स्ट मेरा निखिल कामत, बिल्कुल सेकंड, थर्ड। मैं 3 लोगों को ज़रूर देखता हूँ। अगर मेरे पास आ गए, ज़रूर देखूँगा मैं पूरा बिल्कुल वीडियो। बिल्कुल तो ऐसे जो सोशल फीड, मतलब रणवीर की बात करें, 1 करोड़ लोग उनके फ़ैन हैं। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ लोग में मगर 60% 25 से 34 वाले होंगे। तो वो उनको एक रोल मॉडल बना रखा है। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ उनके पास क्या मैसेज जा रहा है इस चीज़ का? देखो प्रॉब्लम यही है कि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुँ। क्यों हुई कि रणवीर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। रणवीर का एंड यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग का रोल बहुत बड़ा है। हुँ। आप ये देखिए, एंड लेट मी एक्सप्लेन इट ऑल्सो। रणवीर की पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा से ही बहुत इंफॉर्मेटिव, हुँ। नॉलेज गिवर, स्पिरिचुअल, यू नो, स्पिरिचुअल ज़्यादा सीकर, बहुत मेरा एक वेरी इनफैक्ट, डाउन टू हाँ। अर्थ, वेरी ऐसे हम्बल, मतलब जो भी हाँ। है, बट दैट्स द इमेज दैट हम, और ये इमेज हम 8-9 साल से देख यू नो रहे थे। देखते आए और इसके साथ जीते आए। एंड सडनली मैं अगर रणवीर को किसी क्लब में कोई स्ट्रिप डांस करते देख लूं, या मैं ऐसे उनको देखूं कि वो ऐसा कोई सेंटेंस बोले जहां वो बोल रहे हैं कि आप पेरेंट्स का इंटरकोर्स देखो और ये करो, तो मेरे से तो हजम ही नहीं हुई ये चीज। यही लाइन अगर समय ने कही होती, या यही लाइन कोई और गेस्ट ने कही होती जो एक नॉर्मल कॉमेडियन ही है, तो क्या हम इतना बवाल बनाते? बिल्कुल नहीं बनाते। क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी है। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम। नॉट टू से कि वो कुछ भी बोल सकते हैं लाइफ में, या वो कुछ भी बोले और वो एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। बट द पॉइंट इज कि अगर ये राज शमानी भी अगर ऐसे किसी शो पे जाते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगी कि राज शमानी ऐसा कुछ बोले। और अगर वो गए हैं ऐसे शो पे कुछ भी रीजन की वजह से, आई विल एक्सपेक्ट कि वो अपने उस कैरेक्टर को मेंटेन करके थोड़ा बहुत जो भी होता है ट्वीक होके, जैसे लोग बोलते हैं, वो उसको पास ऑन कर सकते हैं, पास ऑफ कर सकते हैं। पहली बात, मुझे तो लगता है रणवीर को शो पे नहीं जाना नहीं चाहिए था। इट डजंट सूट हिज इमेज एट ऑल। मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी को ही नहीं सूट करता। वो छोड़ो, बिल्कुल। आप यंग हो, आप फन लविंग हो सकते हो, बट क्या आप ये हो? आप बिल्कुल, नहीं। मुझे नहीं लगता ये हो। तो उसको जाना ही नहीं चाहिए था। अब वो किस थॉट में, किस प्रेशर में, क्या सोच के, क्या फ्रेंडशिप में कैसे गए, आई डोंट नो। और गए और ऐसी चीज क्यों बोली? अगेन आई थिंक ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। ये बोला, यही बहुत बड़ी गलती थी उनकी। बहुत सवाल इस पे उठ रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में उसने बोल दिया, ये बोल दिया, पर मुझे लगता है जरूर हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में बोला हो, पर उस उम्र में आप में एक सेंसिबिलिटी होती है टू कंट्रोल आप क्या बोल रहे हो। मे बी वहाँ का कंटेंट डिमांडिंग ही यही हो चलता सकता है, बिल्कुल हो क्योंकि सकता है ही वहाँ पे चलता ही तो मैं यही कह रही सब। हूँ यहाँ पे ना, अब देखो, हम इनको इतना बोल रहे हैं, पर हमारे यहाँ सविता भाभी भी चलता है, हाँ। लोग देखते हैं, मस्तराम भी लोग देख रहे हैं, तो हम वहां भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो माय पॉइंट इज के फ्री स्पीच है, कंटेंट ऐसा बनेगा क्योंकि लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं। पर अब ये है कि इस पे कैसे सेंसरशिप थोड़ी सी हो सके कि राइट लोग ही देखें, बच्चे ना देख पाएं, बच्चों को एक लिमिट हो। मतलब जब हमें पता है कि 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो ये कंटेंट वो नहीं देख सके। एंड ये पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मतलब एक मॉनिटरिंग या एक थोड़ा सा अपने में भी सोचना पड़ेगा। इट इज़ वेरी टफ, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे आजकल पेरेंट्स की इतनी सुनते नहीं हैं। बट ये आपको कहीं ना कहीं एक रोक तो लगानी पड़ेगी। हम तो 1 साल के बच्चे को ही फोन देते हैं कि भाई देख के खाना खा, ठीक है, मतलब हमें मत परेशान कर, तू प्लीज देख ले, हाँ तू देख, चुप बैठेगा, खाना खा। अब वो 2 का जब 6 होगा, 7 होगा, आप तब भी दोगे, तब आप आईपैड दोगे। आपको क्या पता वो क्या देख रहा है? तो आपको भी कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। आप चाहते भी हो यूट्यूब देखे, क्योंकि उस पर बहुत लर्निंग की चीजें हैं, वो सब चीजें भी हैं, बहुत अच्छी चीज है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज तो आप मॉनिटरिंग में उसको दिखाओ, मतलब फिर आप लगा के दो और उसको बोलो ये तेरी इतने वीडियो है, ऐसे देख, और जैसे जैसे, और उसका एक डिवाइस अलग रखो, आपके डिवाइस को मत दो, क्योंकि आपके डिवाइस पे बहुत चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और आपकी सर्च हिस्ट्री अलग हो सकती है, तो आप उसके लिए एक छोटी सी कोई अलग डिवाइस रखो जिसमें उसकी सर्च हिस्ट्री में एजुकेशनल कंटेंट हो। आई एम सेइंग वो हो सकता है कहीं और से भी सुने, हो सकता है सर्च भी करे, पर आपको कुछ थोड़ी मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी कि आपकी निगरानी में ही नेट यूज हो रहा हो। यू नो, ये सब चीजें थोड़ा घर पे पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। जहाँ तक कंटेंट कंजम्पशन की बात है, आई डोंट नो हम इसमें कितना रोक लगा सकते हैं, कितना बाइफिकेशन, बिकॉज कंटेंट इज फॉर ऑल। समृति जी, जब मैं कहते हैं ना सोशल मीडिया थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, तो काफ़ी सारे वीडियो MBA चाय वाला के देखता था मैं। मुझे भी लगता था कि हमें भी ना वीडियो बनाना चाहिए, इस टाइप का कंटेंट मार्केट में देना चाहिए, अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना चाहिए, ताकि लोग जो भी न्यू बिजनेस करना चाहते हैं उनको इंक्रीज कर सके। या कहते हैं ना, एक देखो, आर्मी, नेवी जितने भी हैं या पॉलिटिशियन, हर कोई अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, क्रिकेटर कंट्री के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तो मुझे ना कई बार ये हिट करता है ये चीज़ कि काश मैं भी कुछ ऐसा करूं, ऐसा कुछ सर्विस प्रोवाइड करूं लोगों को, ताकि लोग तो वहाँ के सीख सके कुछ। क्योंकि
ऑनेस्टली मुझे नहीं मौका मिला, पर मैं चाहता हूँ अपने आगे वाले को मैं ये सर्विस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊँ। तो आपने कुछ उनसे सीखा? क्योंकि बिजनेस कहते हैं ना, बिजनेस करने वाले के साथ भी घूमो तो एक बिजनेस आइडिया आ जाते हैं। देखो मुझे ना प्रफुल्ल की बहुत एक अच्छी बात लगती थी और मैं तो उनको हमेशा प्रफुल्ल जी बुलाती हूँ, मुझसे बहुत छोटे हैं वो, कि बहुत ही थिंकिंग ऑन द फीट करते हैं, बहुत शार्प थिंकर हैं और उनकी ना आई फॉर डिटेलिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे हम कुछ उनके लिए सोशल मीडिया का छोटा मोटा काम कर रहे थे, तो जब मैंने वो उनके लिए काम किया तो कैसे उनके इनपुट्स आते थे, कैसे वो चाहते थे ये मैसेज सही नहीं जा रहा, या ये मैसेज से कुछ उनको जो मेरी ऑडियंसेस को कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके साथ ये अगर मैंने बोला है तो वो साथ में। तो उनकी ना डिटेलिंग, स्ट्रक्चरिंग, कुछ आइडिएशन जब हम करते थे किस तरीके से लोगों को अप्रोच करें, क्योंकि ना उन्होंने बहुत यंग एज में काम शुरू किया था और बहुत ही शर्म को छोड़कर उन्होंने लोगों को अप्रोच किया, तो ही उसको ना ग्राउंड अप समझ आती हैं चीज़ें। ये बहुत अच्छी बात है उनकी। वो बात अलग है कि उनको बिजनेस संभालना नहीं आया एंड बहुत एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ हो गई उनकी, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, जिसमें मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों भाई थे और बहुत यंग थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको उन्होंने बहुत गलतियां उधर कर दी, बट इंटेंट उतना वैसा नहीं था। आई थिंक उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ गलत कर दी। एंड वही कहते हैं ना, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जब उनकी थी कि ये बहुत ही मोटिवेशन वाले हैं, सही चीज़ करते हैं, हमेशा लोगों के साथ मिलकर चलते हैं, और वही चीज़ जब विपरीत हो गई तो लोगों ने फिर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, और फिर भगवान जाने पनौती और ये सब कहाँ से आ गया जो अभी तक उनके साथ चल रहा है। वैसे मुझे लगता है, देखो जब मैं ऑन द फीट थिंकिंग की बात कर रही थी, बड़ी स्मार्टली उन्होंने अभी ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में उन्होंने एक ट्वीट डाला, इनफैक्ट उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे भी डाला वो। तो अभी जो ये IIT बाबा हैं, उन्होंने ऐसी प्रेडिक्शन कर दी कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगी, इंडिया हारेगी, तो ऑब्वियसली इंडिया जीत गई। तो उनको भी काफ़ी ट्रोल का सामना करना पड़ा, इनफैक्ट उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी है। पर देखो ना, अगर ये मौका होता तो कोई भी शायद छोड़ सकता था, पर प्रफुल्ल ने नहीं छोड़ा। प्रफुल्ल ने अपनी इंस्टाग्राम, अपनी सोशल, अपनी कहने अपनी मार्केटिंग, अगर मैं ब्रांडिंग कहूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से की। और उन्होंने कहा ये जो मेरे पास पनौती का क्राउन था, जो सारी जिंदगी मुझे लोग पनौती पनौती बोलते थे, मैं बहुत ही भारी मन से अब ये पनौती का क्राउन दे रहा हूँ IIT बाबा को, क्योंकि वो उन्होंने बोला और देखो ये हुआ। तो सबने उसको बड़े ही लाइटर वे में, बड़ी इंटरेस्टिंग वे में लिया। तो बहुत ही ऑन द फीट अच्छा सोचते हैं उनके पीछे कैंपेन्स भी आप देखो। उन्होंने एक अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखोगे ना, उन्होंने पीछे एक मैट्रेस के लिए एक छोटा सा रील बनाई है, और क्या आइडिएशन है उसमें कि मैं सो रहा हूँ और मुझे हमेशा पनौती के सपने आ रहे हैं। तो वो एकदम कैसे गए। तो मैं कह रही हूँ कि ऑन द फीट थिंकिंग, जैसे वो सोचते हैं या जैसे वो लोगों को अप्रोच करते हैं तरीके, वो मैंने उनसे बहुत अच्छा सीखा। मैं बिजनेस साइड पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट ये जैसी चीज़ें ना, वो एक्चुअली में मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट प्रेन्योर थे। उन्होंने कंटेंट को बहुत अच्छे से यूज़ किया, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, थॉट लीडरशिप के लिए, एक इमेज बिल्डिंग के लिए, और अपने बिजनेस के लिए भी। तो वो चीज़ में, और उन्होंने सब कुछ खुद सीखा। उनके पास कोई 10-15 लोगों की टीम नहीं थी, वो खुद ही करते थे, टीम बहुत बाद में आई है। ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग टू ऑन हिज ओन। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो हसलिंग, वो थॉट प्रोसेस, कैसे चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखना, कहाँ कब चौका मारना, ये सब चीज़ें मुझे उनसे ना काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। एंड आई थिंक वो अभी भी वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं करने की। मैं ये क्वेश्चन पता है क्यों पूछा है? इसलिए पूछा कि जो लोग डिमोटिव हो जाते हैं ना, या ये सोचते हैं कि हमें MBA चाय वाले क्यों फॉलो करना चाहिए, मुझे ना थोड़ा सा रामायण में एक राम जी की वो बात याद आ जाती है, जिसमें राम जी कहते हैं ना, लक्ष्मण जाओ रावण से कुछ सीखो, मतलब ज्ञान के लिए उनको पास भेजते हैं। तो उनके अंदर एक एरोगेंट होता है लक्ष्मण जी का, कि मैं क्यों जाऊं और रावण से क्यों सीखूं। तब राम जी ने एक्सप्लेन किया था कि वो ठीक है अभी इस अवस्था में है, लेकिन वो पहले क्या था, वो ज्ञानी था। ज्ञानी था। और MBA चाय वाला का जो आप बता रहे हो, मैंने उनको वीडियो में कई बार देखा, स्टॉल पे खुद चाय बनाते हुए। आज की जो जनरेशन है ना हमारी, वो नहीं करेगी, 5 मिनट खड़ी नहीं हो सकती, नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसको ना सोसाइटी क्या कहेगा, इसके पीछे पड़े रहते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में ही बता दो, अगर मैं अपने ओल्डर ब्रदर की भी बताऊं, यंगर की भी बताऊं, तो दोनों में सेम सिचुएशन है कि भैया दुनिया क्या कहेगा।
तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जर्नी से ना उसके बेस्ट पार्ट सीखो आप। बिल्कुल, तो हाँ। मैंने भी यही चीज़ हाँ। उनसे बहुत सीखी कि उनको दुनिया क्या कहेगा हाँ। से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। पर हम अलग कैसे कहेंगे उससे मतलब है। तो वो चीज़ बहुत उनकी अच्छी थी। और देखो हाँ, उन्होंने गलतियाँ की, उन्होंने एक्सेप्ट किया बिज़नेस में वो गलती, उनको उसका कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ा। वो और लॉस भी हो हुआ सकता है, वो ब्रांडिंग इमेज पे भी फ़र्क पड़ा, वो सब उन्होंने फेस किया है, पर वो उससे हारे नहीं है। वो हाँ। आगे ही इज़ रेडी टू डू समथिंग एल्स, और उनसे उसको सीख भी मिली कि उन्होंने उसमें क्या गलतियां की थी जो वो अब नहीं कर सकते। हाँ, तो और हम सब के लिए भी। हमारे लिए भी है ये हाँ। सीख के, यार हम किसी को ऐसे ना चढ़ाएं कि एकदम फिर जब वो उससे एक भी गलती हो हम बर्दाश्त ही ना कर सके। हाँ। ये एक हमारे में भी एक एक ड्रॉबैक है कि हम किसी को ऐसे चढ़ा देते हैं लाइफ में कि यार उसके वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो इंसान है यार, कर लेगा इंसान गलत सही कभी बात। ना कभी। तो जब वो करता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी टूट जाती है, तो आप उसको बिल्कुल नीचे गिरा देते हो, हाँ। और फिर उस बंदे से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें उनके साथ हुई हैं, प्रॉब्लम एरियाज भी थे, बट जो अच्छी चीज़ें हमने लर्न की, अगर वो चीज़ें मैं अपने साथ अंत तक लेकर जा सकूं, तो आई थिंक मैं आई विल बी अ वेरी हैप्पी कंटेंटेड पर्सन। मैं अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से देख पाऊंगी। क्योंकि जब कहते हैं ना बीइंग द एंटरप्रेन्योर, हम लोग बात करते हैं बिजनेस में, रिस्क यही तो है, और क्या ही रिस्क है। या तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, अच्छा नाम हो सकता है, या तो बर्बाद ही हो सकते हो, तभी तो रिस्क कहते हैं ना। अदरवाइज तो आप वही है 10 to 6 8 जॉब करो, 50,000 तनख्वाह लो, लाख रुपए तनख्वाह लो, आप देखो, ऑफिस में बैठो। एंटरप्रेन्योर को तो रिस्क तो लेना ही हाँ। पड़ेगा, तो चाहे वो किसी भी तरीके का हो, हम्म। आपको वो तैयार रहना है, वरना मत घुसो एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है इतनी सिंपल, हम भी अभी कर रहे हैं। तो किसी दिन किसी महीने पता चलता है रेवेन्यू है ही नहीं, हाँ। फिर क्या करें उसमें? उस महीने सैलरीज नहीं देंगे क्या? देनी देना है ही है। बिल्कुल। क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे? वो भी करनी है। क्या क्लाइंट कॉल्स नहीं करनी? तो भाई वो रिस्क तो है। तो अगर आप सैलरी के अफीम में इतना घुस चुके हो कि वो अब आप उसको रिहैब में जाके नहीं ठीक हाँ। कर सकते, तो प्लीज मत करिए। तो फिर इस बात पे मत जाइए कि मुझे कुछ अपना करना है, मुझे कुछ अपना करना है, क्योंकि वो अपना करने के लिए वो जिगरा होना भी बहुत जरूरी है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वो नहीं छोड़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं। कोई आपको ऐसे नहीं देख रहा है कि ये जॉब करता है, जॉब में भी बहुत लोग अच्छा अच्छा कर रहे हैं और कमा रहे हैं, जो बिजनेस वाले नहीं कर पा रहे। मैम, इससे 1 वीक बिफोर हम लोग बात करें विराट कोहली के बारे में ही, लोग क्या क्या बोल रहे थे, और और आज देखो जब वो मैच जीते हैं, लोग उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। हाँ। तो हमारे यहाँ ना लोगों का प्यार और नफरत जो है उसका कोई Situation. दीन निमान नहीं है। हाँ, जैसे रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप है ना, हमारे इस प्यार नफरत में भी सिचुएशनशिप है। सिचुएशन में अच्छा कर लिया तो वी लव हिम, सिचुएशन में बुरा कर लिया तो यार इंडिया को हरा दिया, कैसे खेलता है, खेलना नहीं आता। तो आप ये भी देखो उस बंदे पे कितना प्रेशर है, वो कैसे उसको डील कर रहा है, कोई वो तो सोचता ही नहीं है ना। हाँ। हमारा स्कोरबोर्ड नहीं हिलाया उसने, इसीलिए हम उसको बहुत गालियां देंगे। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, वी आर एक्सट्रीम्स। हम बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत नफरत करते हैं, हम बीच में कभी नहीं रहते। तो ये क्या करें, ये हमारी अवस्था है हमारे यहाँ की। तो इसको कैसे बैलेंस करके आप चल सकते हो, इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर, या आप सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, या आप कुछ करना चाहते हो, इवन जब आप एक जॉब में हो तब भी एक्सट्रीम लोग ऐसे आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे भी आप कैसे वो बैलेंस रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में ग्रोथ के लिए। वही लोग ग्रो करते हैं जिनको बहुत गालियां भी पड़ी और बहुत ही तारीफ भी मिली, आप वो भी देखना। आप पर्सनली किसको फॉलो करते हो एज अ आइडियोलॉजी? देखो मैं तो बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ। जैसे मैं जब मैं इंडियन क्रिएटर्स में अगर मैं देखूँ, मैं पहले ऑब्वियसली मैं रणवीर को बहुत फॉलो करती थी, मैं राज शमानी को करती हूँ, आपने कहा निखिल कामत, मैं उनका भी बहुत काम देखती हूँ। मोहक मंगल का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वीडियोस करते हैं। नीतीश राजपूत, अमेजिंग वीडियोस। नीतीश राजपूत, सॉरी मतलब रह गया था। अमेजिंग वीडियोस, मतलब उनकी जो ग्रोथ मैंने देखी है इन कंटेंट, आई थिंक इट इज़ वर्दी ऑफ सेइंग। मतलब आई यूज्ड टू बी अ ग्रेट फैन ऑफ ध्रुव राठी, और शायद नीतीश राजपूत मेरे नंबर 2 पे आते थे, अब वो उल्टा हो चुका है मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ध्रुव राठी के कुछ चीज़ों पे ना मतलब सेटिस्फाई नहीं होता। मैंने कुछ चीज़ों में देखा उनका, पॉलिटिकली वो ना कहीं एक साइड बोलते हैं, फिर एक साइड नहीं बोलते, तो मुझे उनसे ज़्यादा इफेक्टिव नीतीश राजपूत का लगता है। हाँ, मुझे लगता है नीतीश राजपूत जो टॉपिक्स उठाते हैं बहुत वाइड स्पेक्ट्रम के होते हैं, बहुत ही ओपिनियनेटेड हैं, बहुत ही ब्लंट ओपिनियन देते हैं, विच आई रियली लाइक। जब वो रणवीर के पॉडकास्ट पे भी आए थे, वो इतने अच्छे पॉडकास्ट गेस्ट नहीं है जितने अच्छे वो वीडियो में अपनी कंटेंट करते हैं, बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ कोर्स। तो एक टाइम पे प्राजक्ता कोहली का बहुत मैं कंटेंट देखती थी, अब वो कंटेंट इतना करती नहीं, तो अब मैं इतना देखती नहीं। तो ऐसे मैं बहुत लोगों के कंटेंट मतलब देखती हूँ। अभिषेक कार का मैं बहुत कंटेंट देख लेती हूँ, वो बहुत मज़े वाली स्टोरीज सुना देते हैं, तो उसमें वो मेरे को थोड़ा नॉलेज अच्छी मिल जाती है।
तो ये सब तो है ही, बट अगर इंटरनेशनली भी देखो, ऑब्वियसली डायरी ऑफ अ सीईओ तो मैं ऐसे रट चाट के बैठती हूँ उसके, जब भी पॉडकास्ट आते हैं ओके। और बहुत लंबे होते हैं उनके पॉडकास्ट, तो आराम से जब मैं वॉक पे जाती हूँ मैं अपने ईयरफोन्स लगा के उनको सुनती हूँ। अच्छा 2-2 घंटे लेकिन वॉक कर हाँ, लेते हो क्या? मतलब 45 मिनट्स में 1 घंटा करूँ तो मैं 45 मिनट्स तो अच्छा, कर ही लेती पार्ट हूँ। में देखते हो। हाँ, इतना तो मतलब एक बार स्ट्रेच में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, प्लस आप 1x स्पीड पे देखते हो तो उसमें थोड़ा टाइम जल्दी हो जाता है, बट आई Okay. रियली लव हिज कंटेंट। एलेक्स हारमोजी है, उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा रहेगा, आई थिंक बहुत ही स्नैपी गुड कंटेंट बनाते हैं। एक क्रिस डो करके हैं जिनका मैं इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि वो उस पे पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत कंटेंट करते हैं। आई रियली लाइक द वे ही डज, वो भी बहुत अपना अच्छा, क्रिस डू करके उनका नाम है। तो ये कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं रेगुलरली देखती हूँ, बाकी तो आई कीप स्क्रोलिंग, मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, पर इनके मुझे बहुत कंटेंट अच्छा लगता है। कोई बिजनेस माइंडसेट में आपको जो पर्सनली लगता है जिसको आप भी रिकमेंड करना चाहते हो कि एटलीस्ट अगर बुक्स हैं, क्योंकि मैंने देखता हूँ ना हर बिजनेसमैन हर किसी को एक ही चीज़ रिकमेंड करता, बुक्स पढ़ो आप। आप भी कुछ ऐसा जो आपको रिकमेंड किया है और आप आगे फॉरवर्ड करना देखो, चाहते मैंने हो? अभी रिसेंटली डायरी ऑफ अ सीईओ की वही बुक पढ़ी, तो मुझे वो बहुत ही, आई फाउंड इट वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी, सो आई थिंक पीपल कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। एक मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बुक्स पढ़ती हूँ, तो पर्सनल ब्रांडिंग फॉर डमीज करके एक बुक है, ओके। वो है, काफ़ी मोटी बुक है, तो वो मैंने अभी पढ़ी, जिसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें पर्सनल ब्रांडिंग की पता चली, लोग कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग था। अभी मैंने अंकुर वारिक की बुक स्टार्ट की है, तो लेट मी सी हाउ दैट गोज, बट उनका फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छा था, सेकेंड पार्ट आई थॉट वाज ओके। तो वो एक थे विच समबडी कैन, तो आई थिंक दे कैन, पीपल कैन रीड डायरी ऑफ अ सीईओ, दे विल रियली लाइक इट। एंड बाकी जो बड़ी क्लीशेड वाली होती है, 7 हैबिट्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये सब मतलब अगर लोग पढ़ें तो उनको काफ़ी अच्छी, मतलब अपने आप के बारे में कैसे अपीयर करना है, क्या हैबिट्स होती हैं, वो सब चीज़ों पे बहुत हेल्प मिलेगी। क्या लगता है एक बुक्स पढ़ने से लोगों में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है? कई लोग कहते हैं कि मैं तो 2 मिनट का वीडियो देख लूँ इससे अच्छा। देखो, प्रॉब्लम क्या है कि बुक्स पढ़ने से या वीडियो, दोनों काम वही कर रहे हैं, बट क्या है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो इसलिए लोग वीडियो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कहते भी हैं कि विजुअल आपके दिमाग को ज़्यादा रिटेंशन देता है, तो इसीलिए बुक्स लोग प्रेफर नहीं करते, और पेशेंस नहीं है हम में। पर आप कोई भी ओल्ड स्कूल जनरेशन थोड़ी सी भी देखोगे, वो सारे बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, और ये आदत हम डाल रहे हैं नए जनरेशन में, पर वो डल नहीं रही है क्योंकि वीडियो कंटेंट इतना भर गया है। एंड 100 पेज की बुक का कंटेंट आप 10 मिनट की वीडियो में देख लेते हो, हाँ। हाइलाइट्स के साथ। अब तो चैट जीपीटी आ गया, अब उसके 10 हाइलाइट्स बता दो तो 10 हाइलाइट्स चैट जीपीटी उस बुक की बता देगा आपको। बट जो क्या होता है, एक लगाव होता है बुक रीडिंग का, तो किसी को वो लगाव है, और कभी कभी क्या होता है, जो बुक में आपको इंसाइट्स मिलती हैं वो वीडियो में नहीं मिल पाती, क्योंकि Okay. वीडियो आपको एक टाइम फ्रेम में ख़त्म करनी होती है, आप स्क्रिप्ट लिखते हो, पर जब आप बुक लिखते हो ना, आप अपने अच्छे तसल्ली से थॉट्स सारे लिख रहे होते हो, विद एग्जाम्पल्स, विद आप, तो कुछ कभी कभी बुक रीडिंग में वो फील अलग ही आती है, जो अगर आप उसकी वीडियो बना लो या उसकी फिल्म बना लो तो वो बात नहीं आती। बट फिर भी हम देखते वीडियो या फिल्म्स ही हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन ऐसा हो चुका है, हमारा कंटेंट कंजम्पशन हैबिट ऐसी हो चुकी है। तो बुक्स हेल्प करती हैं, ऑफ कोर्स करती हैं, और मैं तो कहती हूँ कि इतनी तो हैबिट डालो कि यार साल में 2 किताबें तो पढ़ लो कम से कम, इतनी हैबिट डाल लो कम से कम। मुझे लगता है हम साल में एक भी किताब नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बहुत मुश्किल से साल में 2-3 किताबें पढ़ पाती हूँ, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे को भी वीडियो देखने की इतनी आदत हो गई है, और मेरा बिजनेस सारा वीडियो के अराउंड है और हम वही देखते हैं। बट जो बुक्स की वैल्यू है, मुझे लगता है वो वीडियो की वैल्यू में नहीं ट्रांसलेट हो सकती, पर जो वीडियो एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिटेंशन और वैल्यू देता है वो बुक्स में नहीं हो पाता। मे बी तो लिखने का जो कॉन्टेस्ट होता है या इमोशंस होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे एक मेरे करीबी फ्रेंड ने बताया कि जो बुक्स होते थे ना, जो मतलब आज़ादी के बाद 10 साल, मतलब 1960 तक जो बुक्स होते थे ना, वो एक्चुअली ऑथेंटिक होते थे पढ़ने के लिए। आई डोंट नो आपको बताया किसी ने, लेकिन मुझे बताया उसने। उसके बाद कह रहे हैं जो बुक्स है ना, वो हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए कई चीज़ें बनाई गई है। वरना पहले जो ऑथर होता था ना, वो एक्चुअली लिखता था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो उस इमोशंस के साथ लिखा है। उसके बाद तो सुना मैं, मतलब एक तरह से गनपट्टी कहते हैं ना, वो गन लगा दिया और फिर लिखवाया। आपने कभी ऐसा सुना है क्या मैं इन कंटेंट कंटेंट देखो, कॉन्टेस्ट में? कंटेंट क्वालिटी भी अगर आप देखो तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो, इट्स सब्जेक्ट टू पर्सन एंड ऑथर टू ऑथर। मुझे लगता है कुछ ऑथर्स अपने कंटेंट के साथ बड़े वो होते हैं कि यार ये ऐसे ही जाएगा, हाँ। तो वो वैसे ही डालते हैं, एंड उनको मतलब आओ दाओ पब्लिशर बोले ये बोले, तो कुछ चीज़ें वो ट्वीक कर सकते हैं, पर मेन एसेंस नहीं कर सकते।
अब क्या होता है आजकल प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई बुक लिखना चाहता है, और अब वो बुक आपने लिखी, घोस्ट राइटर ने लिखी, किसने लिखी, वो समझ नहीं आता। तो बुक का जो ग्रेविटास है वो पढ़ के समझ आता है, या वो आपको पहले ही 2 चैप्टर्स में समझ आ जाता है कभी कभी कि बुक में कितना दम है। तो पहले मुझे लगता है उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा जाती थी कि लोग उस हिसाब की रिसर्च करते थे, उस हिसाब से ढूंढते थे। आजकल क्योंकि कन्वीनियंस का ज़माना हो गया ना, लोग वो चीज़ कम करते हैं इन बुक राइटिंग, बट नॉट द ऑथेंटिक ऑथर्स। आई थिंक वो अभी भी बहुत मेहनत करते हैं। ये जो हम नई ब्रीड ऑफ ऑथर्स कुछ आ रहे हैं और जो सिर्फ आई थिंक अपनी ब्रांडिंग के लिए भी बुक लिखते हैं, वहाँ मुझे लगता है कभी कभी वो लैक कर जाते हैं क्योंकि वो अपना एफर्ट कम डालते हैं उसमें। तो वहाँ हो सकता है चीज़ें अलग हो, बट आई हैव रेड सम ब्यूटिफुल बुक्स रिसेंटली। तो मुझे नहीं लगता कि वो बुक राइटिंग में जो जिसको रियली बुक लिखना पसंद है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी करेगा। लेकिन आपने ज़्यादातर तो बुक्स बाहर के ही बता दी ना। हाँ, मैंने इंडियन ऑथर्स बहुत कम पढ़े हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आई वोंट लाई अबाउट इट। और अमीश त्रिपाठी मैंने ऑफ कोर्स पढ़ा है, जब वो मिलुआ सीरीज आई थी, और थोड़ा बहुत, और चेतन भगत 1-2 मैंने पढ़ी होंगी, बट नॉट मच। बट इंडियन ऑथर्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं है, दैट्स ट्रू। ओके, कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं हमारे यंगस्टर को? अगर आप जैसे लाइक एक होता है ना, कई बार बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, मेल फीमेल भी एक देखा जाता है। अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया हो और उसको कैसे कैटल किया आपने, एक तो वो फीडबैक में एज अ फीमेल आप कहना चाहते हो? एज अ फीमेल अगर कुछ भी फेस किया हो एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो मैं चाहता हूँ वो एक्सपर्टीज आप शेयर करो ताकि लोगों में ना ये चीज़ का नैरेटिव ना हो। वैसे तो आजकल विनीता सिंह हमारे लिए एग्जाम्पल है, मामा अर्थ की गजल हाँ अलग, क्या नाम है, गजल अलग। हाँ, तो ये सब एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और आए आगे। देखो, बात तो है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं, नो डाउट। अब मुझे लगता है वो माइंडसेट ओपन भी हो रहा है, फिर भी कम है कंपेयर टू मेल एंटरप्रेन्योर्स। दैट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेरिड अदर रीजंस, और विमेन के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं दैन जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। बट अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। मैंने अपने करियर में, एटलीस्ट जब मैं जॉब में थी, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8-10 years पहले, तब मुझे वो डिस्पैरिटी बहुत दिखती थी। तब मुझे दिखता था यार, प्रमोशंस में वो डिस्पैरिटी शायद मुझे दिख जाती थी, कभी कुछ डिस्कशंस में वो डिस्पैरिटी दिख जाती थी। और हम मीडिया से हैं तो क्या होता था, उसमें ना गाली गलौज भी बहुत होता बहुत था, ज़्यादा। तो वो विच इज़ गुड कि हमें उसमें नहीं इंक्लूड करते थे, बट उसके चक्कर में काफ़ी मीटिंग्स में हमको बाहर निकाल दिया जाता था। बट एज आई ग्रू, मतलब जब हमने सोशल मीडिया में स्टेप इन किया और मैंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया, मुझे वहाँ वो डिस्पैरिटी नहीं दिखी, बिकॉज आई थिंक वो खुद ही इतने ओपन थे उस मामले में, एंड उधर ना वर्क मैटर्ड मोर देन योर जेंडर। तो और ये लाइन भी ऐसी थी, मे बी इफ आई वॉज इन सम अदर कॉर्पोरेट लाइन, शायद मुझे बहुत डिस्पैरिटी या उधर दिखती, जो काफ़ी कॉर्पोरेट वाले लोग आज भी बोलते हैं। बट जैसी जो लाइन मैंने पकड़ी, ये सोशल मीडिया की और इन्फ्लुएंसरशिप की, एंड यू नो बिल्डिंग अ ब्रांड एजेंसी, इसमें मुझे वो डिस्पैरिटी नहीं दिखी टिल द टाइम यू नो व्हाट यू आर डूइंग। मतलब आपने अपना काम सही से किया, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, आई थिंक। ये तो सजेशन था स्टूडेंट्स और जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर जर्नी जीना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एज अ फाउंडर उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? पर्सनल ब्रांडिंग किस लेवल पे करनी चाहिए? कंपटीशन है तो कंपटीशन को कैसे देखें, और मतलब स्केल कैसे कर सकते हैं बेसिकली? तो देखो, पर्सनल ब्रांडिंग में ना वर्ड इज पर्सनल। तो पहले तो आपको अपनी ब्रांडिंग पे फोकस करना है, आपको अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग पे नहीं करना। दैट इज अ सेकेंडरी आउटपुट, ठीक है। पर लोग वांट टू नो अबाउट यू, पीपल वांट टू नो अबाउट यू, तो वहाँ पर्सनल ब्रांडिंग आती है। नंबर 1, सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि हम ना हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहते हैं। भाई मुझे एक्स पे भी होना है, मुझे स्नैपचैट पे भी होना है, मुझे इस पे भी होना है, मुझे उस पे भी होना है, मुझे ट्विटर पे भी, मुझे लिंक्डइन पे भी। आप अपने प्लेटफॉर्म्स पहले चूज कर लो, आप किसके लिए सूटेड हो, आप कहाँ आपकी पर्सनैलिटी फिट होती है, क्या आप बिजनेस कर रहे हो जिससे आपके कंटेंट के गोल्स मैच हों। तो आप अपने, मैं ये नहीं कह रही एक चूज करो, पर आप अपने 2 प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म चूज कर लो। एक एंटरप्रेन्योर को इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे जरूरी नहीं है होना। अगर एक एंटरप्रेन्योर मैनेज कर सकता है, बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, बट आइडियली एक गोल क्लैरिटी ये कर लो। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी ये नहीं कि आपको हर रोज कुछ पोस्ट करना है, पर ऐसे नहीं हो सकता कि यार आज गुलजार साहब ने 5 लाइनें लिखी तो आज पोस्ट कर देते हैं। ये नहीं हो सकता। मतलब पीपल नीड टू सी यू, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ ब्रांडिंग। तो आपको रेगुलर पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे आप इंस्टा करो, लिंक्डइन करो। आप सोच लो 2 बारी करनी है हफ्ते में, 3 बारी करनी है, पर करनी पड़ेगी। और अगर आप अपना कोई विजुअल आइडेंटिटी बना सकते हो तो इवन बेटर। मतलब अगर आपके कोई हुक्स एक तरीके के होते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, या मेरे कैप्शन इस तरीके से आएंगे, या मेरी कलर स्कीम ये होगी, तो क्या होता है कुछ महीने बाद ना वो रिलेटेबिलिटी आ जाती है।
तो जब लोग आपको देखेंगे विजुअली, आपका कंटेंट देखेंगे, तो आप उनको समझ आ जाएगा कि आपका ही कंटेंट है, क्योंकि वही कलर्स आ गए, वही चीज़ आ गई। इसको लगता है 2-3 महीने लगते हैं लोगों के दिमाग में। कहते हैं ना कि बंदा आपको तब फॉलो करता है जब कम से कम वो आपसे 6 या 7 टच पॉइंट्स पे सोशल मीडिया पे मिले, और आपको उन 7 टच पॉइंट्स में से उसको 5 बार ही आपका कंटेंट अच्छा लगे, तो वो आपको फॉलो करता है, वरना आपको फॉलो भी नहीं करता है। तो आप देखो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट समवन टू सब्सक्राइब एंड फॉलो यू। चौथी चीज जो मुझे लगता है उनको करनी चाहिए, ओवर सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आप एज अ थॉट लीडर आ रहे हो, आप एज एन एक्सपर्ट आ रहे हो, तो आप वैल्यू कंटेंट दो। सो फॉलो द एजुकेट, वो होता है ना EC, आई थिंक कहते हैं एजुकेट, कमेंट एंड वैल्यू, ECV एक फॉर्मूला होता है। तो आपका कंटेंट ऐसा हो जो एजुकेट करे, कमेंट्स को आप एंगेजमेंट में बिल्ड करो, क्योंकि लोग आपसे जानना चाहते हैं, दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस, दे माइट आस्क यू थिंग, और वैल्यू ड्रिवन कंटेंट हो। तो ये आपको अपने कंटेंट में डेफिनेटली देखना है। ओवर सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। आप 20% कंटेंट रखो, 80% कंटेंट रखो, 20% आप थोड़ा बहुत प्रमोशनल जैसे आप थोड़ा करना चाहते हो करो, बट 80% इट हैज़ टू बी एजुकेशन, वो और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और आप सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ आ गई होगी आफ्टर द रणवीर एपिसोड, कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो नहीं करना है। मतलब देखो यहाँ और दिखो ऐसे, ऐसा आप नहीं कर सकते। और तो ये हम सब के लिए भी एक अच्छी लर्निंग, हाँ, कि तो जेन्युइनली आप जैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, ऑथेंटिसिटी वाले ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। कोई ऐसी बात नहीं कि आपको सोशल मीडिया की एक अलग इमेज बनानी है। लास्ट टाइम उसने कोलैबोरेशन किया था मिस्टर बीस्ट एंड कैरी मिनाटी, लेकिन वो फनी था, नॉर्मल था, हाँ, कुछ इस कॉन्टेक्स्ट इतने लेवल पे डाउनग्रेडेड नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप इमेज दिखा रहे हो इवेंचुअली वो ही होनी चाहिए, एंड फेक इमेज मत दिखाओ, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ना वो आप ब्रेक कर दोगे। तो जेन्युइननेस जैसे आप हो, जो आप जैसे उठते बैठते हो, जैसे आप पहनते हो कपड़े, जैसे आपका डिमीनर है, आप वो सब रखो। ऑथेंटिसिटी से पीपल विल लाइक यू। रियलनेस इज द न्यू गेम ऑफ सोशल मीडिया एंड हैज ऑलवेज बीन, मुझे लगता है। तो वो आप वैसे ही रखो, और ऐसा कुछ ना करो कि जो एक्सट्रीम इमोशन लोगों में जागरूक करे कि लोग आपको डंप कर दें। हाँ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में, और इससे आप देखोगे बहुत स्लोली आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट्स भी आने लग जाएंगे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग। आपको स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किसी इवेंट पे आपको बुला लेंगे, किसी कॉलेज में आपको बुला लेंगे, वो भी एक आपकी ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी। तो इससे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ खुलेंगे धीरे धीरे, अगर आप सिर्फ ये 5 चीज़ें कर लोगे और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये एक शेड्यूल बना के हफ्ते में आप अगर 2-3 घंटे दे दो, और फिर एक एडिट टीम के साथ आप बैठ के कर लो, या वो कर लेंगे आपको, आपका कोई पर्सन हो जो चेक कर ले, बस यही करना है और आपको कुछ नहीं करना। बट हाँ, जो आप बोल रहे हो वो वैल्यूबल हो और ऑथेंटिक हो, दैट्स इट। ये सेम हम सारे फाउंडरों को भेजेंगे लिंक्डइन पे, क्योंकि मुझे लगता है सारे फाउंडरों को मतलब एटलीस्ट ये चीज़ें ना अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करना चाहिए। और लिंक्डइन तो मुझे लगता है सब लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना के अपनी, आप लोग कंपनी में क्या हो रहा है, बस वो इतने लोग अपनी कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है, बस वही डालते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है लिंक्डइन से आप सिर्फ जॉब लेते हो। बट वो एक पार्ट है लिंक्डइन का, एक बहुत बड़ा पार्ट है लिंक्डइन का थॉट लीडरशिप, जो फाउंडर्स भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत है, कंटेंट लिखना पड़ता है, कोई ओपिनियन देना पड़ता है, एक ओपिनियन रखना पड़ता है। तो ओपिनियन वाले एंटरप्रेन्योर्स हमेशा ज़्यादा चलेंगे दैन वो एंटरप्रेन्योर्स जिनका कोई ओपिनियन नहीं है, जो बहुत सेफ चलते हैं। तो ये लोगों को समझना है कि लिंक्डइन सिर्फ कंपनी में क्या हो रहा है या मुझे ये अवार्ड मिला इसके लिए नहीं है, पर जो चल रहा है हाँ, पर जो चल रहा है उस पे ओपिनियन, अपनी इंडस्ट्री पे ओपिनियन, क्या नया आया इंडस्ट्री में, क्या हुआ, अपनी जर्नी के ओपिनियंस, मतलब ये सब चीज़ों पे लिंक्डइन बेस्ड है। तो लिंक्डइन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अंडर यूटिलाइज प्लेटफॉर्म है फॉर फाउंडर्स राइट नाउ, क्योंकि वो उसको ठीक तरह से कर ही नहीं रहे हैं। जॉब वाले अच्छा कर रहे हैं अपने आप को मार्केट, वो अपना अच्छा सा रिज्यूम, अपना अच्छा सा बायो बना के रखते हैं, अपना पूरा अच्छा सा रखते हैं, और वो अप्रोच भी बहुत अच्छे से करते हैं सारे HR वालों को। पर जो फाउंडर्स हैं वो बहुत मिसयूज इज अ रॉन्ग वर्ड, वो यूज ही नहीं कर पा रहे एक्चुअली। ठीक है, इम्प्लीमेंट हम अपने से स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना घर से शुरुआत करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल, क्योंकि लिंक्डइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी,
क्योंकि मुझे पता है मैंने ईमेल आईडी किसी और से बनवाया था, फेसबुक आईडी किसी और से बनवाया था, फिर मैं कभी चलाया नहीं प्रॉपर्ली, बस शुरू में स्टार्टिंग में मजा आता जब मैं 9th में था तब बनाया था मैंने फेसबुक आईडी, तो डेट ऑफ बर्थ से बना लिया हमने, वो यूज करते कभी ऑनलाइन रहता हूँ। लेकिन कई लोग कहते हैं भाई ऑनलाइन है तो बात क्यों, मैं कहा भाई वो तो वाईफाई से है मैं चला नहीं रहा हूँ वहाँ पे, तो ये चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे शो में, थैंक यू। और इतने अच्छा वैल्यूबल कंटेंट देने के लिए। मेरे हिसाब से आज ऑडियंस को काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, और इस पॉडकास्ट के साथ मैं चाहता हूँ जितने भी एंटरप्रेन्योर चाहते हैं अपनी जर्नी शेयर करना, तो आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, आप आओ अपनी जर्नी शेयर करो हमारे साथ, ताकि मैं चाहता हूँ आपकी ये जो सारी इंसाइट है हमारे पब्लिक में जाए, स्टूडेंट को जाए, ताकि जो हम कह रहे हैं ना आज का भारत अलग है, कल का भारत अलग होगा, तो आज स्टार्ट करते हैं, कल का भारत हम लोग खुद चेंज कर लेंगे। इसमें भी आप एक चीज़ करो, ये आपके लिए ब्रांडिंग टिप है। प्लीज बताएं। आप जब लोगों को चाहते हो इनवाइट करना कि वो आए अपनी जर्नी बताएं, जिनकी भी एक अच्छी जर्नी रही है, आप एक गूगल फॉर्म लिंक डालो नीचे और लेट देम फिल दैट गूगल फॉर्म विद देयर नेम, डिटेल्स, बिजनेस और एक क्वेश्चन में कि क्या जर्नी है थोड़ा बहुत, ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाए, देन आपकी टीम उनको अप्रोच कर सके। इससे क्या होता है कि उनको भी ध्यान रहता है, आपके पास भी उनका डेटा रहता है, एंड यू कैन अप्रोच देम एंड आप उनसे बात कर सकते हो। एंड मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू एंड बाय सेइंग वन थिंग कि यार ये मिथ अपने ना दिमाग से निकाल दो कि ब्रांडिंग इज फॉर इन्फ्लुएंसर्स प्लीज, या बड़े जो बड़े फाउंडर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। अब ब्रांडिंग बच्चा भी कर रहा है अपनी, तो ब्रांडिंग इज अ पार्ट ऑफ यू। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि इट्स यू। तो जब आप अपने आप को ध्यान रखते हो, अपने लिए कपड़े लेते हो, अपने आप को आप अपने नहाते हो, हेयर स्टाइल सही बना के रखते हो, तो अपनी प्रोफाइल को भी वैसे ही रख करो, मतलब बिल्ड योर प्रोफाइल साइड बाय साइड। और इसमें कोई हार्म नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, एंड इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू आगे चल के, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर पासपोर्ट आगे चल के, यही होने वाला है। बच्चे की बात की ना, अभी 2 बच्चों ने हमें पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया है, देखो। एंड किड्स आर वेरी, मतलब उनके पॉडकास्ट शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि उनके पास इतना कुछ होता है शेयर करने को, और पता नहीं उन्होंने क्या किया। मैम वो देखो नाम याद नहीं आ रहा, मेल आया हुआ एक्चुअली तो देख भी लेना क्या कोचिंग कर रहे हैं, बट स्टिल सो आई एम जस्ट सेइंग कि अब लोग ना ये हटाओ कि मैं ब्रांडिंग तो हम एक्टर के लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं भाई, ये सब आपके लिए है, ये आज की दुनिया है, और इसमें स्टार्ट जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा करो पर करो। That's it. Thank you so much once again.